चलिए हम लोग पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, मन में कल्पना करें हंस पर बैठी हुई चतुर्भुजी एक नारी, एक देवी गायत्री हम उसे कह रहे हैं। क्या है उसके चार हाथों में? एक में वेद है, एक में कमंडल है, एक में माला है, एक में कमल का फूल है, और वो हंस पे बैठी है। हंस मतलब जो सही और गलत में निर्णय करने की क्षमता है जिस व्यक्ति में, उसे गायत्री मिलेगी, उसे ये शक्ति मिलेगी, उस पर ये विराजमान होगी। और जब विराजमान होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले ये हंस बुद्धि कैसे आए? बोले पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। इसलिए उनके हाथ में कमंडल है, पात्र। और पात्रता विकसित कैसे होगी? तो बोले जब से होगी, इसलिए उनके हाथ में माला है। किसी मंत्र को जब निरंतर करते हैं तो उसकी शक्ति पैदा होती है। धरती निरंतर घूम रही है तो उससे शक्ति पैदा हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है। ये सब उसके रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो हम जब मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो उससे शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति से पात्रता, यानी मन पात्र के रूप में चीज़ों को ग्रहण करने योग्य बनता है। मन बिखरा होगा तो कैसे किसी चीज़ को ग्रहण कर पाएगा? याद ही नहीं कर पाएगा, रिकॉल नहीं कर पाएगा। ग्रहण करना, तो हम उस देवत्व को ग्रहण कर पाते हैं, पात्रता बनती है। पात्रता बनेगी तो क्या ग्रहण करेंगे? तो बोले वेद। वेद अर्थात ज्ञान। तो तीसरे हाथ में वेद लेके बैठी हैं वेद माता गायत्री, और चौथे हाथ में कमल का फूल है। जिस व्यक्ति के जीवन में पात्रता आ गई और उसके अंदर हंस बुद्धि आ गई, ज्ञान उतरने लगा, तो उसका जीवन कमल के पुष्प की तरह खिलने लगेगा, अर्थात कीचड़ में भी खिलने लगेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी वो शानदार बनता चला जाएगा, प्राणवान बनता चला जाएगा। गायत्री मंत्र के माध्यम से यही प्रार्थना कि हमारी बुद्धि हंस जैसी हो जाए, यानी सही गलत का निर्णय करने की क्षमता आ जाए, जीवन की वास्तविकता को, अस्तित्व की वास्तविकता को समझ सकें और उसमें जी सकें, और उससे जीते हुए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के साथ आगे बढ़ सकें। इस मनोभाव से अपने इष्ट को याद करिए। गायत्री कोई देवी देवता नहीं है, गायत्री एक मंत्र है जो आपके इष्ट के साथ आपको जोड़कर आपकी सद्बुद्धि को आगे बढ़ाता है। यही प्रार्थना मन में रखते हुए गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र को सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराइए। हृदय स्थान अनाहत चक्र पर और नाभि कमल मणिपुर चक्र पर स्पर्श कराइए। स्वागत सभी का एक बार और। कल मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप भी रह गया हम लोगों की तरफ से, तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि सेशन नहीं है शायद, या याद नहीं रहा। 2 दिन की निरंतर एक ब्रेक आने की वजह से 3 दिन का ब्रेक आ गया था शायद, उस वजह से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन कल का सेशन यदि किसी का मिस हो गया और अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाए तो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कल के सेशन में हमने कुछ डायग्नोस्टिक इश्यूज़ को डिस्कस किया था प्रश्नों के माध्यम से। आगे बढ़ने के क्रम में मैं लास्ट के 10-15 मिनट में जो डिस्कस किया था उसका रिकैप करा देता हूँ, और उसके बाद में हम आज क्रम को आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न अभी भी हो तो पहले पूछ लें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। किसी का कोई प्रश्न है? खुशबू का, अंकिता का, किसी का मन में कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो क्लियर कर लो पहले। किसी को भी कोई प्रश्न? रोशनी, रत्ना दीदी? ठीक है बेटा, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक निवेदन आपसे किया था, एक थंब रूल था कि प्राणायाम को जब हम, जो लास्ट का हिस्सा था उसकी बात कर रहे हैं, प्राणायाम में हम सब इस बात से परिचित हो गए हैं कि सांस लेने को पूरक कह रहे हैं, सांस छोड़ने को रेचक कह रहे हैं।
भीतर में जब सांस रोक रहे हैं और बाहर में जब सांस रोक रहे हैं, यानी रिटेंशन जिसे कहते हैं, तो रिटेन करते समय हम उसे कुंभक कह देते हैं योग की भाषा में। एक कुंभ है, इसमें सांस रोक ली तो थैले भर जाते हैं हमारे लंग्स, या छोड़ दी तो भी उसको बाह्य कुंभक, अंत कुंभक। जब हम प्राणायाम का उपयोग आध्यात्मिक कार्य के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, सेल्फ इवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, तब हम बाह्य कुंभक लगाना कंपलसरी होता है, तब कंपलसरी होता है, ठीक है। लेकिन जब हम व्यायाम के रूप में प्राणायाम का प्रयोग कर रहे हैं और उस व्यायाम शैली में, मतलब एक यौगिक प्रक्रिया के रूप में कर रहे हैं, तो उसमें बाह्य कुंभक लगाने की अनिवार्यता नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि केवल अंतः कुंभक से काम चल जाता है और अंतः कुंभक में ही सारा खेल हो जाता है। यानी हमने इनहेल किया, होल्ड किया, पॉज लिया और एक्सहेल किया, ये 3 स्टेप्स में ब्रेथ साइकिल पूरी हो जाती है जब हम व्यायाम की शैली में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एक्सहेल किया, नेक्स्ट साइकिल में फिर से स्टार्ट कर दूंगा इनहेलेशन की, क्योंकि यहाँ अंतः कुंभक लंबा खींचना पड़ेगा। और उसकी सबसे अच्छी जो सीक्वेंस है वो भी हमने कल डिस्कस करी थी, 1:2:1, यानी जितना समय सांस लेने में लगा रहे हैं उससे डबल समय रोकना है, और फिर उतने ही समय के लिए जितना समय लेने में लगाया था इनहेलेशन में, उतना ही एक्सहेलेशन में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4-5 सेकंड तक सांस खींच रहा हूँ तो 4-5 सेकंड मुझे लगाने हैं सांस छोड़ने में, और होल्ड करना है 8 से 10 सेकंड, ठीक है, मोटा मोटा। जब हम अभ्यास करते हैं तो इसके लिए हमें टाइम नहीं देखना पड़ता और ना ही मेंटल काउंट करना पड़ता है, ईजिली हो जाता है कि मैंने सांस ली, धीरे धीरे होल्ड किया और धीरे धीरे छोड़ी। और इसमें शरीर के साथ जाती करने की जरूरत नहीं है, जितना शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से चला जाए, आयु के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, हम सबकी अवस्था और ये प्रैक्टिस अलग अलग है। इस वजह से रिटेंशन सबके लिए संभव नहीं है लंबा, और लंबा रिटेंशन फिर भी कर लेंगे इंसान, लेकिन जब वो एक्सेलेशन होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए एकदम इसको बैलेंस चलें, असहज हुए बिना आराम से, तब हो जाएगा। कल कपाल भाती पे भी चर्चा हुई थी, भस्त्रिका पे भी हुई थी, जो कि शोधन क्रियाएं हैं और उनका उपयोग भी जब करते हैं तो सहज गति से चला जाए। बहुत तेज चलने के चक्कर में हम अनावश्यक रूप से एनर्जी बर्न करने के नाम पर सोचते हैं कि कपाल भाती को फास्ट फास्ट कर लेंगे 2-3 मिनट, उसकी जगह आप सहज गति से चलिए और लंबा चलिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करिए, आप देखिए खूब लाभ मिलेगा, ठीक है। एक रिसर्च की बात भी बता देते हैं, अभी दिमाग में आई, ये कल डिस्कस नहीं हुई थी। जब हम सांस रोकते हैं, अब तो रिसर्च का ज़माना है, और जब चीज़ें रिसर्च हो जाती है और वैलिडेट हो जाती हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। गुरुदेव ने इसी को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कहा था, स्वामी विवेकानंद ने भी विज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझाया था। 1946 में गुरुदेव ने ये टर्म दी थी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आज साइंस स्पिरिचुअल टूल्स को वैलिडेट करके बता रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया आती है, रिसर्च करके जाती है कि बच्चे को पालने में क्यों जला रहे हैं, ये घर में दीपक क्यों जला रहे हैं, सुबह घी का दिया जलाते हैं, शाम को तेल का दिया जलाते हैं, ये इनके क्या ड्रामे हैं सारे, ये ड्रामे नहीं है, ये सब रिसर्च करके गए तो पता लगा रहे इतनी गहरी सोच है इनकी। कपाल भाती से वीनियल ग्लैंड कल आपको बताया था कैसे एक्टिवेट होती है। आपको एक फैक्ट और बताते हैं, जब हम सांस को होल्ड करते हैं, आप खुद सोच कर देखिए शरीर की सहज गति क्या है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो सांस अपने आप आ रही और जा रही है, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक को हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, एक ब्रेथ साइकिल अपने आप कंप्लीट हो रही है ना। अब जब मैं कॉन्शियसली ब्रेथ को रेगुलेट करूं और सांस रोक दूं, तो शरीर के लिए, शरीर को थोड़ी पता है कि ये प्राणायाम करने बैठे हैं साहब, शरीर को तो सफोकेशन होगा, वो अपनी घुटन को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसे सांस चाहिए। लेकिन हमने सांस की गति को रोक दिया कुंभक लगा के, यानी होल्ड करके, रिटेन करके। तो ऐसे में क्या होगा, शरीर के पास हमेशा बैकअप मैकेनिज्म्स होते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट मशीन है। ये ब्रेन को मेडिकल साइंस फार्मेसी कहता है, मेडिकल साइंस से कहता है कि हर दवाई इसके पास है, अगर आप सही तरीके से जिए आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। दवा खाने जाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमने इसको इनडिसिप्लिन तरीके से जीना शुरू कर दिया, अनुशासनहीनता से जीना शुरू कर दिया। तो क्या रिसर्च कह रही है कि जब हम सांस रोकते हैं तो शरीर के अंदर जब सप्लाई नहीं होगी एयर की और ऑक्सीजन की, तो शरीर प्लान 2 प्लान 2 एक्टिवेट करेगा, पैनिक में नहीं जाएगा एकदम से। जब बहुत घुटन होती है, मान लो कोई मेरे को गला घोट के मार रहा हो, तब भी वही प्रतिक्रिया करेगा शरीर, क्या यार उससे छटपटाहट होगी। और जब मैं होल्ड करूंगा तब भी वही करेगा, एक सीमा के बाद वही प्रक्रिया शुरू कर देगा। लेकिन उस सीमा तक करेगा क्या, स्टेप 2 में ब्रेन और जो हमारी बोन मैरो, जहाँ इसमें होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन टिश्यूज में होती है और इसमें होती है स्पाइन में, ब्रोन में, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, आपको पता होगा, उन्हें मदर सेल्स भी कहते हैं। स्टेम सेल सर्जरी भी की जाती है आजकल, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, मदर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ये भी विज्ञान कह रहा है, ये कोई आध्यात्मिक बात या यौगिक बात नहीं है कि कल्पना में हो पता नहीं कब टेस्ट होगी। टेस्ट करके देख लिया कि जब हम सांस को रोकते हैं
शरीर अपने अंदर से स्टेम सेल्स को एक्टिव करके सर्वाइवल मोड में आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब सप्लाई बंद हो गई, तो उसे सर्वाइव करना है जितना लंबा वो खुद से सर्वाइव कर सके। एक सीमा के बाद जब हम सांस छोड़ेंगे तो वापस वो पिछले मोड में चला जाएगा, रिलैक्सेशन मोड में। लेकिन जब हम बार बार सांस को रोकते हैं, एक डिसिप्लिन तरीके से इसको करते हैं, 1:2:1 का रेशियो होता है, फिर रेशियो बढ़ाते भी जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, शरीर के अंदर स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को रोबुस्ट कर देती हैं, ताकतवर बना देती हैं। इम्यून सिस्टम को हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं ना। अब हमारा इम्यून सिस्टम अगर आप देखें तो वीक होने की वजह से आज कितने सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। कैंसर उसमें से एक है, ट्यूबरोक्लोसिस उसमें से एक है, कि बच्चे को टीबी हो गया, यंग आदमी है, कोई सिगरेट नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई चिमनी में स्मोकिंग वाले जोन में काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके लंग्स में ट्यूबरोक्लोसिस का बैक्टीरिया आ गया। ये कहाँ से आ गई? ये हमारे इम्यून सिस्टम ही हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। इसलिए साइंस जो है ना 5 तरह की अलग अलग बीमारियां बनाता है, जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, है ना, इस तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स अलग अलग कैटेगरी के। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होकर इतना करप्ट हो जाए कि वो हमारे ही शरीर की सेवा करने की बजाय, रक्षा करने की बजाय, इसमें परेशानी पैदा कर दे। इसका इलाज बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन प्राणायाम उसको भी ठीक करता है। तो अब ये पाया गया कि प्राणायाम ऐसी क्या विधा है, तो उसमें देखा गया कि जब हम सांस रोकते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन बता रहा हूँ, तब हमारे स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपने दूसरे या तीसरे सेशन में लिखा भी था कि जब हमारा प्राण तत्व शरीर के लेवल पर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। प्राण तत्व शरीर लेवल पे बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं योग की भाषा में? बिना नोट्स पलटे बताना है, कोशिश करो, सही गलत कुछ नहीं है। हाँ बताओ अंकिता। ओजस्वी। ओजस। ओज। ओज। ओज, शरीर में ओज होता है। जब शरीर में प्राण प्रवाहित होगा अच्छे से तो ओजस्वी लगेगा व्यक्ति। और ना जब बुझा बुझा मरा मरा घूमता रहेगा दिन भर, सुबह से शाम एनर्जी नहीं है, हमारे को बासियां आ रही है, हमें नींद आ रही है, हमारा कोई तो मोमेंटम ही नहीं बन रहा है लाइफ में। ये शरीर में ओजस्विता की कमी हो गई, प्राण की कमी हो गई। ओज, ओज यानी शरीर का इम्यून सिस्टम, है ना, आयुर्वेद की भाषा में। और फिर मन के स्तर पे मनस्वी, और आत्मा के स्तर पे तेजस्वी, और सामाजिक जीवन के आधार पर जब बात हुई तो यशस्वी। 4 शक्तियां बताई थी ना, ये प्राण से मिल रही हैं। तो हमारा ओवरऑल डायमेंशन प्राण का बढ़ेगा तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम से इम्यून सिस्टम को ठीक करने पे बहुत सारी रिसर्चेज आ गई हैं। प्राणायाम से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे भी बहुत रिजल्ट्स आए हैं। जैसे हम लोग अभी स्ट्रेस और इस सब की बात करें ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो मनोविकार हैं, उनमें एक बहुत पावरफुल प्राणायाम है जो आप लोग करते आए हैं, बहुत सबको आता है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये रिसर्च तो बहुत पहले हो गई थी कि भ्रामरी से स्ट्रेस रिलीज होता है, हमें याद है 2009 के आसपास ही आ गई थी रिसर्च। अभी एक रिसर्च आई है 6-8 महीने पहले, उसमें ये पाया गया कि जब हम कांस्टेंट हमिंग करते हैं, कांस्टेंट से मतलब उनका ये है कि 15-20 मिनट प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति भ्रामरी कर रहा है, यानी भवरे जैसा गुंजन, और उसमें कान बंद करने की अनिवार्यता नहीं होती। प्राणायाम में, योग शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भ्रामरी में उंगली लगा के बंद करिए या अंगूठा लगा के बंद करिए और आंखों को उसे कवर करिए। ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस में आ गया पिछले 100-150 सालों में, क्योंकि इतना शोर है हमारे आसपास, तो हमें कान बंद करना पड़ता है। वरना यदि आप किसी प्राकृतिक स्थान पर या घर में ही शांत समय में कर रहे हैं तो आपको कान बंद करने की अनिवार्यता नहीं है। वैसे भी आजकल सब टेक्नोक्रेट्स लोग हैं, कान से ईयरबड्स हटती नहीं है तो वो लगी रहती हैं, तो कान वैसे ही बंद रहते हैं। आप लोग सिंपली बैठिए या लेटिए, जैसा मर्जी, और हमिंग करना यानी भवरे जैसा गुंजन करना, सांस लेना है फिर सांस को छोड़ना है, और छोड़ते समय हमिंग क्रिएट करनी है। ये रिसर्च करके देखी गई, यूरोप में हुई है अभी, कि जब कोई व्यक्ति 20 मिनट तक इसको प्रतिदिन करता है तो उन्होंने 3 से 4 हफ्ते का रिसर्च करके देखा कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसके ब्रेन वेव्स में। तो पाया गया कि उसके स्ट्रेस पैटर्न्स एकदम रिड्यूस हो गए, उसकी ब्रेन वेव्स काफ़ी शांत हो गई, और सबसे अच्छी बात ये पाई गई कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करती है, कोई बताएगा? मतलब नाइट्रोजन गैस जब शरीर में आती है और ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है, तो वो क्या काम कर सकता होगा? लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत सुंदर। और नाइट्रोजन का काम क्या है हमारे शरीर में? हमारे एक एक कोशिका, एक एक सेल की जो एजिंग प्रोसेस है, यानी उसकी जो आयु है, सेल की साइकिल, कि सेल क्या कार्य करेगा और कितने दिन बाद मर जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, जो भी उसकी लाइफ साइकिल है, उस एजिंग को स्लो कर देता है, यानी वो सेल हेल्दी रहेगा। अब अगर मेरे शरीर के सेल्स हेल्दी हैं तो मेरी एजिंग प्रोसेस की बात हो रही ना, एक एक सेल अगर लंबे समय तक जिएगा तो मैं भी लंबे समय तक जीऊँगा। और साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड एक काम और करता है,
जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बन रहा है उसमें नाइट्रोजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सभी में, वाइटल ऑर्गन्स मतलब जिनके होने से जीवन है, जैसे हृदय है, ब्रेन है, किडनी फेलियर से लोग मर जाते हैं, कई बार लंग फेलियर से मर जाते हैं, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। इनके बिना जीवन जीने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। एक किडनी पे देखो फिर डायलिसिस चलते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इनके न होने पर जीवन की गतिशीलता कम हो जाती है और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये नाइट्रिक ऑक्साइड इन वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को अच्छा कर देती है बहुत तेज़ी से। तो हमिंग, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम, उसके ऊपर ये देखा गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है। तो ये रिसर्चेज आ रही हैं जो हमें कंफर्म कर रही हैं कि प्राणायाम कैसे हमारी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करता है। योग विधियां तो है ही उसके साथ जुड़ी हुई। और भी एक आध रिसर्च थी मेरे अभी दिमाग में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये अलग अलग प्राणायाम की, कपालभाति की आपको कल बताई, वो शोधन क्रिया थी पर है तो ब्रेथ वर्क की। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं अपने अपने तरीके से खूब रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस मिल गए कि कैसे शरीर के अलग अलग अंगों पर असर डालती है। हमें जब ये पता होगा तो हम उस आधार पर अपने प्राणायाम में और गहरा उतर पाएंगे। और जब आप में से जो लोग शिक्षक हैं विशेष तौर पर और योग की क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो वो आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकेंगे कि आपके लिए ये प्राणायाम ज़्यादा ज़रूरी है और इस गति से करिए, इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए करिए, इतने दिन में रिजल्ट आने की संभावना अच्छी बन जाएगी। एक बीमारी होती है प्लूरसी, लंग्स की बीमारी होती है। लंग्स में इन्फ्लेमेशन दो तरीके का होता है, एक भीतरी लेयर पे, अंदर की लेयर पे, थैला है ना वो, तो थैले के अंदर, और एक थैले के बाहर। थैला बाहर से गंदा हो जाए, थैला अंदर से गंदा हो जाए। अंदर से गंदा हो जाए तो हम उसको प्राणायाम के थ्रू ठीक करते हैं। बाहर जब गंदा हो जाता है, दिक्कत यह है कि इसको बाहर से वॉश करना मुश्किल है। क्यों? लंग्स के बाहरी वॉल के बाद क्या मिलेगा? रिब्स। तो रिब्स और लंग्स के एक्सटर्नल वॉल पे, एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, उस पर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो वो रिब से टकरा टकरा के लंग्स में दर्द आने लग जाता है। और दर्द आने की वजह से क्या होता है कि पसलियों में परेशानी होती है, लेटना, करवट लेना। हमने 40 साल के व्यक्ति के अंदर इसकी परेशानी से नींद नहीं आ रही, कई कई रातों से दर्द हो रहा है, ऐसी स्थिति भी देखी। एक बहन जी थी हमारी वहाँ, सुरभि नाम से। तो वो जो है उनको फिर सबसे ज़्यादा असर हुआ भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका में कल आपको बताया था कि हीट जनरेट होती है बॉडी में। गर्माहट से उस इन्फ्लेमेशन को हटाया और लंग्स को बार बार जब एक्सपैंड और रिलैक्स किया तो उसकी अपने आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो प्राण शक्ति है ना, जैसे जैसे बढ़ाओगे शरीर खुद को खुद ठीक कर लेगा। ये फार्मेसी है, चलती फिरती एक दुकान है मेडिसिन की, बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी बस सिस्टम को अलाइन करना आना चाहिए। जब आप ये करने लगेंगे आप देखेंगे अलग अलग बीमारियों में भी और डिसऑर्डर्स में भी, डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स बोथ, उसमें प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अभी में कोई प्रश्न? सर हाँ बोलिए। कौन सा आपने बताया था, लंग्स का कौन सा डिसीज डिसऑर्डर बताया था आपने? प्लूरेसी, PLEURESY इसकी स्पेलिंग है, प्लूरेसी। यानी लंग्स की बाहरी भित्ति पे, बाहरी वॉल पे इन्फ्लेमेशन आ जाना। तो कंटेमिनेशन हो गया, बैक्टीरिएशन हो गया। अब वो बैक्टीरिएशन ठीक कैसे करें? उसके लिए भस्त्रिका बहुत अच्छा रामबाण है, अच्छा इलाज है। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्राणायाम की वो देख सकते हैं। कल हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात आपसे करी थी कि नाड़ी शोधन मतलब इन नाड़ियों को शोधन करना, ईड़ा और पिंगला यानी चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का शोधन करना, शोधन। और देखो आपसे बात हुई थी और हमारा एक सत्संग ग्रुप है, उसमें एक बहन ने डाला, ये रोशनी उसमें है, उसने भी डाला, पढ़ा होगा इसने, रोशनी ने भी, कि गुरुदेव का ही लेख था प्राणायाम को लेके, कि जब ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन जो हमारा है ये ठीक से परफॉर्म नहीं करते, बैलेंस में नहीं होते, तब हमारे साथ ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बस यही अर्धनारीश्वर है अपने आदि शिव आदि पार्वती, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, शिव और शक्ति का। कल शिवरात्रि थी ना, महाशिवरात्रि नहीं, छोटी हर महीने वाली शिवरात्रि। तो शाम को कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, उनसे हम यही बातें कर रहे थे कि मेन क्या है, सारा ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना, विचार और भावना का बैलेंस। पुरुष विचार प्रधान है, नारी भाव प्रधान है। समाज में देखना हो तो, घर में देखना हो तो, और अपने व्यक्तिगत जीवन में देखना हो तो, जब तक इन दोनों का बैलेंस नहीं होगा, एक अपनी मैस्कुलिनिटी का डोमिनेशन कर रहा है, एक फेमिनिटी का कर रहा है, नहीं चलेगा। बोथ हैज टू बी बैलेंस्ड। इसी प्रकार ये भी एक श्रद्धा का केंद्र है, एक प्रज्ञा का केंद्र है। इसलिए गुरुदेव ने अपनी समाधि स्थल खुद जीते जी बनवा दी थी, सजल श्रद्धा पर प्रज्ञा नाम रखवा दिया कि बेटा ये हमारी समाधि नहीं, ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसका अस्तित्व है, उसमें दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए, विचार भी और भाव भी। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस यानी IQ भी अच्छा होना चाहिए
और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए। पर ये दोनों अच्छे बनेंगे कब? जब स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी एसक्यू अच्छा होगा तब। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी तो चाहिए, इसलिए नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, विज्ञान कह रहा है, आज के रिसर्चर्स कह रहे हैं। 2000 जो ईयर 2000 था उसमें एक कपल था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसने कहा, जोहार और मार्शल उसका नाम था, पति और पत्नी दोनों थे। दोनों ने रिसर्च करी, उन्होंने एक बहुत बड़ा तर्क दिया, और बहुत कॉमन सेंस तर्क है, ऐसे कोई नई बात नहीं कही, लेकिन लोग सोचते नहीं ना। उन्होंने सोची, उन्होंने कहा यदि मनुष्य मशीन्स के हिसाब से देखा जाए तो हमसे ज़्यादा मशीन इंटेलिजेंट है, काम कर रही हैं। अब हम कितना ही कह लें कि मशीन हमने बनाई है, लेकिन इंटेलिजेंट तो है ना। आज जो एक 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा मशीन से काम करा लेता है, वो कंप्यूटर को एक कमांड देता है, कंप्यूटर आप कर देता है। आप एक इमेज, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग करते हैं ये क्या बोलते हैं, क्रिएटिव्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें क्या है, आप कमांड दे दो कि हमें ये चाहिए, एक आदमी चाहिए जो योगा कर रहा हो, प्राणायाम कर रहा हो, अब मशीन खुद बना के देगी आपको, आपको ढूंढना नहीं है इमेज वहाँ जाके या वीडियो, अपने आप बना के दे देगा 10-15 सेकंड 20 सेकंड में। तो ये तो इंटेलिजेंस लेवल हो गया, हमसे ज़्यादा उसका फास्ट उसका रिस्पॉन्स हो गया, कॉग्निटिव इतना ट्रबल शूट कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो फिर इंसान और मशीन में तो मशीन ज़्यादा भारी पड़ रही है। आप गेट खोलते हो लाइट जल जाती है, पानी के नल के नीचे हाथ ले जाते हो नल चालू हो जाता है, हटाते हो बंद हो जाता है, ये क्या है? सब जगह इंटेलिजेंस है। तो हमारा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस अब क्या काम आएगा? तो मशीनें सब ऑटोमेटिक युग आ गया। फिर बोले इमोशनल इंटेलिजेंस, बोले इमोशंस तो पौधों के पास भी हैं, जीव जंतुओं के पास भी हैं। एक फसल दूसरी फसल के साथ में अगर उनका आपसी मेल नहीं होता तो जला देती है एक दूसरे को, इतना तक इमोशनल इंटेलिजेंस चेक कर लिया, प्लांट ऑर्डर में, एनिमल ऑर्डर में, इंसेक्ट ऑर्डर में। बोले जीव चींटी और ये छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं इनमें भी इमोशंस हैं। अरे भाई, अब क्या, तो मनुष्य में इमोशंस हैं तो क्या बड़ी बात? मनुष्य में इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस यानी आईक्यू है तो क्या बड़ी बात है, मशीनों के पास भी है। भाई यार भी सेइंग, इतना ढोल क्यों पीट रहे हैं कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा क्या बड़ी बात है इसमें? तो उन्होंने कहा इसके पास एक और डायमेंशन है जो किसी के पास नहीं है, वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एसक्यू। अब ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, हार्वर्ड ने रिसर्च करके एस्टेब्लिश कर दिया है। कॉर्पोरेट्स में जब लोग आजकल रिक्रूट कर रहे हैं तो देख रहे हैं इस व्यक्ति में स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना है, 20 स्केल का एक पूरा उन्होंने क्वेश्चनर बना दिया है, एग्जाम लेते हैं बाकायदा इंटरव्यू में। कंपनी जब आती है रिक्रूटमेंट के लिए कॉलेजेस में, तो ये नहीं देखती कि सबसे टॉपर कौन है। टॉपर वॉपर तो सब क्या करेंगे, सीख के टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी खोल लेंगे, दूसरी उसमें चले जाएंगे। जो व्यक्ति कितना लॉयल है, कितना उसके अंदर एक दूसरे को समझने की क्षमता है, कितना उसके अंदर जो है रीजनिंग और क्वेश्चनिंग करने की क्षमता है, ये देख रहे हैं। जिज्ञासुपन कितना है, जिज्ञासु तत्व को चेक किया जा रहा है। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन की उन्होंने परिभाषा यही दी, बोले ये वो क्षमता है जो बाकी किसी के पास नहीं है। क्या क्षमता है? ये सूरज यहाँ से क्यों उग रहा है और यहाँ क्यों अस्त हो रहा है, धरती गोल है कि फ्लैट है, ये पूरी गवर्निंग फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है। जानवर अपना पर्पस कभी नहीं पूछता खुद से, उसके मन में जिज्ञासा नहीं आएगी, मनुष्य के अंदर आएगी। तो ये जब जानने की इच्छा हमें पैदा होती है तब चीज़ें सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। तो ये सब रिसर्च हो रही है कि मनुष्य के जीने के आयाम ये सब हैं। और इसलिए गुरुदेव ने कहा पहले इस स्पिरिचुअल क्वेश्चन को ठीक कर, ये आधार बनेगा तब तेरे भाव भी ठीक चलेंगे, तेरे विचार भी ठीक चलेंगे। नहीं तो तेरा आत्म तत्व ही ठीक नहीं है तो फिर तू क्या भाव स्तर पे ठीक हो जाएगा या जीव ये विचार तत्व पे ठीक हो जाएगा, गड़बड़ रहेगा सब कुछ। ठीक है ना? तो इस तरीके से जीवन को देखना चाहिए। और रिसर्चेस जैसे जैसे दिमाग में आते जाएंगे बताता जाऊँगा। अब हम चलते हैं, कल आपसे बात हो रही थी वो 6 मनोविकार जो हमने लिखे थे उनमें किस तरीके के ये टेक्निक्स आप लिखते भी जाइएगा, और टेक्निक के साथ साथ किस तरह की मनस्थिति उसमें होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये निवेदन बार बार कर चुका हूँ, बिना विचार और भाव के क्रिया बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं देगी, बहुत मिनिमल फ़ायदा देगी। चाहे आप मंत्र जप लें, चाहे आप फावड़ा चला लें, चाहे आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर लें, और चाहे प्राणायाम कर लें, कोई भी क्रिया, और चाहे रसोई का खाना बना लें, वो क्रिया तब ही शक्तिशाली होती है जब आप उसमें अपना विचार और भाव शक्ति जोड़ते हैं। खाना बना रहे हैं, एक कुक भी बना रहा है और एक माँ भी बना रही है। फ़र्क यही है कि माँ जब बना रही है तो बच्चे के प्रति प्रेम है, बच्चे के प्रति विचार है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मिर्च कम डालूं ज़्यादा डालूं, नमक ऐसा डालूं, ये विचार और भाव उसका निरंतर चल रहा है। इसलिए उस भोजन में, माँ के बनाए हुए भोजन में अलग स्वाद आ रहा है, वो कर्म अलग है, वो वात्सल्य भाव हो गया। और वहाँ नौकर बना रहा है, उसको एक रोटी ज़्यादा बनाने को कह दो तो मन मन मार के बनाता है, अरे यार ये आज कितनी खाएंगे बैठ के, और माँ कहती है अरे एक और खा ले, तेरे लिए और बना के रखी है, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, मुझे पता है, बना के रखी तेरे लिए। ये क्या है? ये फ़र्क सारा विचार और भावना का। इसलिए भाव क्या करना है, विचार क्या करना है, वो भी बताएंगे। पहले लिखिए प्राणायाम नंबर 1, जो आपने आवेगग्रस्त मनस्थिति के लिए लिखा था, यानी कि जब इम्पल्सिव माइंड होता है, और वो इम्पल्स भय से भी पैदा होती है, क्रोध से भी पैदा होती है,
ऐसी मनस्थिति जिसमें एक ऐसा इम्बैलेंस बन जाए, एक डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए ये प्राणायाम बताया जा रहा है। कल बताया था, कोई एक जन जल्दी से रिपीट कर दो, कहाँ से सांस लेनी है, कहाँ से छोड़नी है, किस नॉस्ट्रल से? चंद्रभेदी लेफ्ट से नॉस्ट्रल लेनी है और होल्ड करना है, और राइट से एक्सेल करना है। बिल्कुल ठीक। और रेशियो क्या रखना है? 1:2:1 का। ये रेशियो सभी में समान रहेगा, ठीक है। हम इसी रेशियो पे खेलेंगे, इससे सारा काम बन जाएगा। अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है तब लोग 1:3:1 कर देते हैं, 1:4:1 कर देते हैं। वो कुंभक जितना ज़्यादा रिटेंशन करेंगे उतना ज़्यादा फिर स्टेम सेल्स की आपको रिसर्च भी बता दी फायदा क्या। तो आवेगग्रस्त मनस्थिति है, तो यानी कि मन उत्तेजित अवस्था में है, इम्पल्सिव है, हाईली एक्टिव है। इसको मेलो डाउन करना है, ठंडक देनी है। गर्म हो गया ये गुस्से में, भय में, भयभीत होकर गर्म हो गया। इस गर्म मन को शांत करने के लिए इस पर ठंडक डालेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा ठंडक वाली है, चंद्रमा वाली है। इसका चंद्रमा ठीक करो भाई, सूरज बहुत तेज प्रकाशित हो रहा है, इसमें गर्मी हो रही है, ठंडक लाओ उसको। तो आपने बताया ठीक बिल्कुल कि लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, ठीक है। प्रक्रिया तो इतनी सी है, 1:2:1 का रेशियो मेंटेन करना, यानी आपने धीरे धीरे सांस खींची और जितने पल खींची उससे डबल में रोकी और फिर स्विच करके एक्सेल कर दिया धीरे धीरे, बात खत्म। लेकिन अब भाव क्या करना है वो जरूरी है। तो आपको ये कहना है, विचार करना है, चंद्रमा के प्रकाश का ध्यान करना, लिख लो, चंद्रमा के प्रकाश का ध्यान। चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश है, वो प्रकाश पुंज जब मैं सांस खींच रहा हूँ या खींच रही हूँ, तो जो प्राण है वो यहाँ जा रहा है, मेरे यहाँ जा रहा है, मतलब शीर्ष स्थान पर। अगर बायोलॉजी पता हो, एनाटॉमी पता हो, तो यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। यहाँ पर हमारे प्राण का ये पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका पीनियल ग्लैंड का स्थान है। तो मस्तिष्क को शांत कर रहे हैं, मस्तिष्क में आवेश आ रहे हैं, इम्बैलेंस आ रहा है, तो ठंडक यहाँ भेजनी है, ठीक है। और वापस, या चक्रों की भाषा में कहूँ तो सहस्त्रार चक्र पे भेजनी है। यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राण, ठंडा प्राण, शीतल प्राण, प्रकाश पुंज, शीतल प्रकाश पुंज, ठंडक वाला अंदर आ रहा है, फिर यहाँ ठहर रहा है। और जब बाहर जा रहा है तो आते समय तो श्वेत, क्योंकि चांदनी श्वेत है। बाहर जाते समय जो मटमैला पीला प्रकाश होता है, जैसे गंदगी जब निकलती है ना, तो येलोइश कलर की होती है, पेल येलो कलर की, वॉमिट हो, श्लेष्मा हो, ये सब निकलता है कफ वगैरह शरीर से, तो ये हल्का हरा और पीले से रंग का निकलता है। ये गंदगी हमारे अंदर से निकल रही है, ऐसा भाव करना, ठीक है। कोई क्लियर क्वेश्चन इसमें क्लियर हुआ? जो विकार मेरे अंदर आए वो विकार बाहर जा रहे हैं, ये भाव करना है। और किस रूप में जा रहे हैं? तो बोले मटमैले पीले प्रकाश के रूप में बाहर जा रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन? बार बार इस एफर्मेशन को दोहराते हुए इस इंटेंशन के साथ में करेंगे, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। भाव और विचार के साथ करेंगे तो ही क्रिया में दम आएगा, ठीक। दूसरा दूसरा क्या था? मनोविकार, सनक। इसमें भी भय आ जाता है, ऑब्सेशन जिसे कहा था, भ्रम यानी डिल्यूजन और फियर। ये सब चीज़ें जो हैं जब बहुत ज़्यादा आ जाएं और मन इससे आवेशित हो जाए, तब क्या करें? इसमें आपको अनुलोम विलोम आता है ना, शुरू लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। सर, आपको मुद्राएं भी बतानी है ना साथ में? जो आज्ञा माते। पहले में भी मुद्रा बताइए, हैं? मुद्राएं बताइए। पहले मुद्रा बताएं। हर मनोविकार में अपन जो भी भाव और कर रहे हैं क्रिया, उसके साथ मुद्राएं भी रख लेते हैं। तेरे बेटा मैं तेरा एग्जाम लूंगा और तूने नहीं बताया तो देखिए, तू अभी मेरे पे हुक्म चला रही है ना, बताइए अभी बताइए, आगे कैसे बढ़ गए। एक काम नहीं, complete लगता है, cause every time when we do pranayam and sit on the squat हाँ position, automatically the fingers are there हाँ, ना to be. तो एक काम करते हैं ना, मुद्रा विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है जिसपे 10 दिन की एक कार्यशाला और कर लेंगे, चिंता मत कर। मजाक कर रहा हूँ मैं। एक अभी सिर्फ मनोविकार के लिए आवेश में। सुन हाँ। सुन सुन सुन, सारी बता दूंगा मुद्रा, पे मेन 4-5 मुद्रा में मैं बता दूंगा। अभी हम पहले एक ये 6 पूरे कर लेते हैं। मैं कितने दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ये टेक्निक पहले लिखवा दूं, फिर इसको No, 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 प्रैक्टिस no. और सारे I'm not saying डिटेल में। I'm saying अगर मैं आवेश के लिए कर रही हूँ अनुलोम विलोम और सब प्रक्रिया भाव के साथ,
तब अपने हाथ में एक साइड क्या क्रिया होनी, क्या यार मुद्रा होनी यार दिक्कत ये है ना खुशबू, मैं समझाए बिना फिर डायरेक्ट सिर्फ ऐसे कह दूं कि तू ये टच कर ले, ये टच कर ले, ये नहीं लिख पाऊंगा। पहले एक बार बोल दो, मुझे जितना ध्यान है ज्ञान मुद्राओं का, एक बार बोल दो, बाद में मुद्रा ज्ञान समझा ज्ञान देना। मुद्रा लगा लियो, ज्ञान मुद्रा ओके। करने के लिए ना, ये ज्ञान मुद्रा, वाव वाव मुद्रा, ठीक है। हाँ, फिर मैं मुद्रा पे एक्सप्लेन कर दूंगा कल आपको। अभी हम पहले ये प्राणायाम के 6 मनोविकारों से रिलेटेड प्राणायाम पूरे कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा आप लोगों ने सेकंड वाले में, जो ऑब्सेशन वाला है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ईड़ा से, फिर पिंगला पे समाप्त होगा और फिर रिवर्स आएंगे, ठीक है। रेचक उस पूरक और रेचक चलेगा और बीच में कुंभक, वही 1:2:1 के रेशियो। भावना क्या करनी है, भाव लिखो इसका। भाव ये करना है कि मेरे अंदर अब ये ऑब्सेस्ड व्यक्ति है, भयभीत व्यक्ति है, या इसको जो है एक डिल्यूजन में जी रहा है, तो इसे हमें क्या देना है, लाइट देनी है, लाइट, होप। तो प्रकाश देना है इसको, भय से बाहर निकालने के लिए, इसके ऑब्सेशन को शांत करने के लिए। क्योंकि ऑब्सेस्ड व्यक्ति भी वही होगा, जैसे ओसीडी की बात आपसे करी थी ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेस्ड व्यक्ति वो होता है जो इनसिक्योर्ड बहुत होता है। ये चर्चा हुई थी अपनी, ये खुशबू ने बताया था शायद, कि भाई जो भयभीत होगा वो इनसिक्योर्ड होगा, और इनसिक्योर्ड होगा तो क्या होगा, ऑब्सेस्ड हो जाएगा। यानी उसे पॉजेसिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो उसके ऑब्सेशन में बदल जाएगी। जैसे आपने कोई लव ट्रायंगल मूवी देखी हो, तो उसमें वो हीरोइन कहती है कि ये हीरो मेरा नहीं हो सका तो इस दूसरी हीरोइन का भी नहीं होगा, मैं इसका मर्डर कर दूंगी, तो मेरा नहीं हो सका तो तेरा भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ऑब्सेशन में व्यक्ति सब कुछ विनाश कर देता है, ऑब्सेस्ड व्यक्ति। तो अब ये एकदम एक तरह से ये भी उत्तेजित हो गया है, इसको हमें प्रकाश देना है, ठीक। तो भावना ये करनी है इसमें कि जब हम सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं, यहाँ आज्ञा चक्र में प्रकाश का एक फव्वारा, एक फाउंटेन सा उठ रहा है। जब भी हम सांस ले रहे हैं, तो जहां अपनी ये नोज खत्म होती है ना, देखो आज्ञा चक्र का स्थान क्या हुआ, इसके हम ब्रो चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में। जहां आईब्रोज मीट कर रही हैं, ये धनुष की तरह, यहाँ बीच में, जहां तुम कमान पे तीर को रखते हो ना, ये कमान, धनुष की कमान, और यहाँ से इसको यहाँ रखते हो बीच में, और एरो ऊपर की तरफ शूट करते हो। तो ये स्थान भावना करना, जब पीनियल ग्लैंड की स्थान क्या है, अगर यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ की जाए तो पीछे निकलेगी, और इस कान से इस कान के बीच में एक एक्सिस ड्रॉ की जाए तो एक्स और वाई एक्सिस हो गई ना, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पीनियल ग्लैंड बैठी है। कितना सूक्ष्म विज्ञान है देखो, जिसके बारे में कल बता दिया कि वो क्रिस्टलाइन है। अब वो जो पीनियल ग्लैंड है उसके ऊपर ध्यान करना, तो ध्यान ये करना है कि वहाँ एक प्रकाश का फव्वारा, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन नेचर है, तो वो फव्वारा, विजुअलाइजेशन बहुत ताकत है, ये इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन है। कल्पना ही नहीं कर रहे आप देख रहे हो उसे होते हुए। अगर आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में बदलने लगेगी और साक्षात वो दिखने लगेगा। इतना मुश्किल नहीं है। और कई बार मन में ऐसा डाउट आता है, क्या इतना सोचने भर से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, विचार शक्ति है, भाव शक्ति, क्यों नहीं होगा। भावना के साथ करना, पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ। वरना जैसे अपन ने, खुशबू ने शुरू में कहा था ना कि एफर्मेशंस, तो एफर्मेशंस भी काम कब करेंगी, जब उसको फ्यूल अप करोगे विद इमोशंस, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा प्राणायाम, तीसरा किसका था, तीसरा मनोविकार क्या था? सर इसका रूप नहीं बताया, मुद्रा नहीं बताया। अरे कोई रूप मुद्रा नहीं बता रहा मैं, अभी मुद्राएं कल बताऊंगा आराम से, अभी पहले ये पूरा करो। सबसे अच्छी तो ज्ञान मुद्रा है। जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं मन को शांत करने के लिए, मन के किसी भी डिसऑर्डर के लिए, ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छी है। फिर अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग योग है, अलग अलग उसका प्रयोग है, तो उसको अपन देख लेंगे उसका क्या साइंस है, उस आधार पर नेक्स्ट, डिफाइन कर पाओगे। नेक्स्ट क्या था? अवसाद, डिप्रेशन। अच्छा, इसमें उल्टा कर दो, ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है, इसका मन उदास है, इस बार सूर्य को बढ़ाओ, तो कहाँ से शुरू करोगे? एक्सक्यूज मी राइट, सर, राइट से। आपने पहले वाले में पूरा नहीं बताया। कैसे? भाव और ये आपने बता दिया, आज्ञा चक्र पे अपन को ध्यान करना है, तो वो प्रॉपरली बताओ ना, ये भाव लिया और वो भाव गया। बताया ना बेटा, ये भाव करना है कि यहाँ पर एक प्रकाश का फव्वारा फूट रहा है, एक फाउंटेन ऑफ, हाँ, वो विजुलाइज करना है। फिर लाइट क्या कर रहा है अपन को सर? प्रकाश क्या करेगा? जिसका ये मनोविकार रहता है ना, वो ऑलरेडी इतना कमजोर रहता है कि ये सब विचार भावना करने का उसमें कुछ रहता नहीं है। हाँ, आज क्या खाया तूने नाश्ते में?
I have the same thing at my home. That's why I'm experienced. हाँ बेटा, सही कह रही है तू। ये तो हमने कल भी बात करी थी कि जो व्यक्ति तो कमजोर है वो अभी ये सारी विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तभी तो आप लोगों को उसे हेल्प करनी पड़ेगी। और शुरुआत में क्या है कि आप उसे नॉर्मल ब्रीदिंग से तो शुरू करवाओ कि चलो आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो। जब वो 1-2 दिन अभ्यास कर ले, अभी तो कल भी मैंने ये बात कही थी कि ये 1:2:1 का रेशियो है, ये मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए शुरुआत में। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद में अब आप उनको विजुअलाइजेशन ऐड करवाओ। तो अपन तो ये बात कर रहे हैं कि आइडियलिस्टिकली ऐसा होना चाहिए। अब इस स्थिति तक लाने में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग अभ्यास और अवस्था है, प्रैक्टिस लेवल अलग अलग है, इंटरेस्ट लेवल अलग अलग है। कोई ज़बरदस्ती, हम कई बार बैठते हैं क्लास में तो वो ज़बरदस्ती ऐसे बैठ जाएंगे प्राणायाम करने के लिए, ऐसे बैठे, ऑनलाइन में बैठे होते ऐसे बैठे। क्या करें उनको, उनको उस स्तर पे लाना पड़ेगा पहले कि कम से कम सीधी कमर करके बैठ सकें या अपना थोड़ा अटेंटिव तो हो। उनके लिए प्राणायाम ऐसा होता है बस ये क्लास में क्यों करा रहे हैं, ऐसा भी हो जाते हैं कई लोग। तो पहले उन्हें उस स्तर पे लाना पड़ेगा, जैसे तू ठीक कह रही है बिल्कुल बात, लेकिन कहाँ तक ले जाना है ये पता तो हो कि इसे इस इंटेंट से और इस जगह पर फोकस करके करना है। नहीं तो हम भी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि आज्ञा चक्र पे फोकस करना है कि सहस्त्रार पे फोकस करना है कि कहीं हमें नीचे मूलाधार में फोकस करना है कि मणिपुर में करना है। हम डायफ्राम ब्रीदिंग कह रहे हैं कि हम सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो उससे कहाँ आके क्या असर आएगा और कब सूर्य नाड़ी को ध्यान देना है, कब सूर्य चंद्रमा नाड़ी को ध्यान देना है। थोड़ा सा अगर ये पर्टिकुलरिटीज हमें पता होंगी तो एटलीस्ट हम जितना लाभ अभी ले रहे हैं उससे ज़्यादा ले पाएंगे, है ना। और जो दूसरा, सर 2-3 मेरे को और हाँ अफर्मेशंस इसके दे दो ना। जब अपन ध्यान करते हैं प्रकाश का फुवारा वो सब ठीक, और क्या विचारने का है वो अपन को कैसे कर रहा है? देख, हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी चीज़ को करने का, किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति एकदम ऑब्सेस्ड है और ऑब्सेशन में है, इनफैक्ट प्राणायाम एक ये प्रैक्टिस है जो खुद करनी है। जब हम हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, जब दूसरे को देते हैं, या साउंड हीलिंग है, मंत्र हीलिंग है, बहुत तरह की हीलिंग्स है, तब क्या करते हैं, हमें ये पता है कि इस व्यक्ति में ऑब्सेशन की समस्या है। ऑब्सेशन की बात हुई थी तो अपन ने स्वादिष्ठान चक्र की बात भी करी थी। जब हम चक्र पे हील करने लग जाते हैं तो उसको वहाँ शक्ति दे देते हैं थोड़ी सी तो उसकी शक्ति कम, उसकी जो इम्बैलेंस है वो कम होने लग जाता है, उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। तो आप भी कर सकते हो दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति करने की स्थिति में नहीं तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। डिस्टेंस हेल्प भी कर सकते हो, साथ रहते हुए भी उसको हील कर सकते हो प्रार्थना की शक्ति से, एफर्मेशन की शक्ति से। जब वो सेल्फ वो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा एफर्मेशन डालेगा तो दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि अभी जैसे हम लोग भी करेंगे तो एफर्मेशन कम होने चाहिए। बहुत ज़्यादा संख्या में एफर्मेशन होंगे तो मन फिर बिखरेगा, अब क्या सोचूं, अब क्या करूं। एकाग्रता से एक एफर्मेशन लेके चलो कि भाई यहाँ से मैंने सांस ली तो मेरे अंदर शुद्ध चांदनी जैसा श्वेत प्राण अंदर आ रहा है, जब छोड़ी दूषित प्राण बाहर जा रहा है, बस इतना ही। अच्छा प्राण भीतर आ रहा है, दूषित प्राण बाहर जा रहा है। कलर विजुलाइज कर लिया तो कलर भी कर लिया साथ में। अभी दूसरे में हमने देखा कि हम ऑल्टरनेट चल रहे हैं, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर, फिर स्विच कर रहे हैं बैकवर्ड्स, तो सारा ध्यान यहाँ पर। सांस लंग्स में जा रही है लेकिन प्राण को कहाँ खींच के ले जाना है ये बात बता रहा हूँ आपको। तो प्राण को इस सेंटर पे लेके जाना है, पीनियल ग्लैंड पर। और यहाँ पर क्योंकि वो प्रकाश की वो है, क्रिस्टलाइन नेचर की है, तो यहाँ पर जब लाइट आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो लाइट मल्टीप्लाई होकर एक फाउंटेन की तरह रिफ्लेक्ट होगी, वो फाउंटेन का रिफ्लेक्शन आ रहा है। बार बार ये विजुलाइज करते हुए चलते जाओ। अगर 4 तरह की एफर्मेशन होगी तो सिखाना, समझाना, रटाना और उसके बाद में करना, सब कुछ इतना गुड़ गोबर हो जाएगा, लगेगा कि यार ये तो जंजाल सर में ले लिया, छोड़ो। एक दिन बैठेंगे दूसरे दिन करेंगे। एक एफर्मेशन लो, ज़्यादा एफर्मेशन में मत जाओ, और उसको निष्ठापूर्वक तुम 2-3 हफ्ते करके देखो, फिर देखो रिजल्ट आएगा कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति परेशान है, हमारे आपके साथ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम एंग्री हो जाते हैं, जब हम पैनिक हो जाते हैं, जब हम डिप्रेस फील करते हैं, जब हम होपलेस फील करते हैं, उसी समय करके देखो, वो भी एक तरीका है। ठीक है ना, ज़्यादा एफर्मेशन मत लिखो वरना एक पूरी बुलेट पॉइंट तो खूब बन जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। ठीक, तीसरा क्या था, अपन को रे ऑफ लाइट किस लिए मिल रही है, ताकि अपन होप किस लिए मिल रहा है, लाइक व्हाट वी विल से अहेड। हमें होप किस लिए मिल रही है, ताकि हम हाँ जी लाइक पाएं। आशा किस लिए चाहिए, जीने के लिए। निराश आदमी तो जीना ही नहीं चाहता। अभी अगला जो अवसाद वाला, डिप्रेशन वाला है, वो क्या है, निराशा। इसमें कायरता आ जाएगी, उस व्यक्ति में एकदम इंट्रोवर्ट हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाएगी डिप्रेस व्यक्ति में जो होता है। आशा क्या करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक होती है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें आगे, हाँ अनलेस को तुमने ओशो का कोई लेक्चर सुन लिया तो कहेगा होप बेकार है होप का क्या करना जीवन में, आशावादी लोग सब परेशान हो रहे हैं। बात ठीक है, वो भी एक दृष्टि से, लॉजिक करने की दृष्टि से ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जीवन में हम सुबह उठते क्यों हैं, सुबह उठते हैं क्योंकि हमें आशा है कि बीते हुए कल से आज का कल अच्छा बनेगा।
Okay, happy. है ना, वो हमें, इट कीप्स यू गोइंग, होप कीप्स यू गोइंग, बट नाउ वी नीड टू डिसाइड वेयर डू आई नीड टू गो। बस फॉल्स होप करने की भी जरूरत नहीं है, फेथ भी करना है तो सोच समझ के अच्छे से करना है और फिर पूरा सरेंडर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अवसाद आएगा ही निराशा की वजह से। ये सारी प्रक्रिया एक दूसरे में उलझी, तो सारे स्पाइरल में चला जाएगा ना व्यक्ति, सारे इमोशंस तो एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो जैसे अब नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, डिप्रेशन, निराशा, कायरता, यानी बिल्कुल उसमें साहस नहीं है किसी चीज़ को करने का, नहीं आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो गिव अप कर देने वाली स्थिति है ना। तो अब ये व्यक्ति, इसका लेवल एकदम डिम हो गया है, इसको बढ़ाना है तो इसको थोड़ी आग देनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा, है ना। फायर का गुण क्या है? फायर एम्पलीफाइज एंड फायर ट्रांसफॉर्म्स। तो ये एम्पलीफाई करेगा, पहले एम्पलीफाइड था तो उसको कम किया था, इसलिए लेफ्ट से शुरू किया, अब राइट से शुरू करो। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, सांस राइट नॉस्ट्रल से लेना है, सूर्य नाड़ी से पूरक लगाना है, और पूरक लगाते समय ध्यान क्या रखना है मन में, होप, आशावादिता, प्रसन्नदायक विचार, सारे इस यूनिवर्स से पॉजिटिव कॉस्मिक थॉट्स मेरे अंदर, पॉजिटिव थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं। जब कुंभक लगा रहे हैं तो ये विचार करना है। नमस्ते नमस्ते। She put on the fan and then she said I cannot handle it, but then she says the chalkboard is just hers. You need to share and play with each other. ये मैं ना पंखा चलाना था क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, ये पापा पंख कर रही थी। What did she say? You share the fan with her, you share the board with her, okay? And I share my time with them. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं हो पाए, ऐसे नहीं, खराब हो जाएगा। आपकी बोल। हाँ तो क्लास चल रही है ना बेटा, चलो। So she is from Luxembourg. Her name is Edina, Gopa's new friend, and they are playing and now having a tough time with each other. Go and play. हाँ जी, चलो चलो चलो। तो प्राणायाम इसमें क्या कर रहे थे अपन, राइट से सांस ले रहे थे, जब सांस को रिटेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उस समय पे हमें दिमाग में क्या लाना है कि पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर उस विश्व ब्रह्मांड से आ रहे हैं। ठीक है, एनी डाउट हियर अभी तक? अब इसके बाद छोड़ेंगे लेफ्ट से और वापस रिवर्स आ जाएंगे। तो सर ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर, अखिल ब्रह्मांड से, विश्व ब्रह्मांड से पॉजिटिव थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, उस यूनिवर्स से मेरे एकदम, ये जो केंद्र होता है ना, देखो शिखा हमारी जिसे कहते हैं, शिखा वंदन भी करते हैं पूजा में, ये एंटीना एक तरह से, ये ब्लूटूथ है, इससे हम कैप्चर कर रहे हैं, उस रिसीवर है ये हमारा। छोटे थे जब वो एंटीना ठीक करते थे ना तो ट्रांसमिशन ठीक होता था, तो वो जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ से एक्टिव हो रहा है, ये भाव करना है, और मैं श्रेष्ठ विचारों को अपने मस्तिष्क के अंदर धारण कर पा रही हूँ। ठीक है। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो भाव क्या हो जाएगा कि जो मेरे ब्लॉक थॉट्स और इमोशंस हैं, जो मेरे अंदर डिप्रेशन पैदा करते हैं, वो मुझसे दूर जा रहे हैं। कोई भी इल्यूजन मेरे अंदर है, डिल्यूजन है, किसी तरह का द्वंद है अंदर, किसी तरह की अनरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड पेशेंट हूँ, कई बार ऐसा द्वंद हो जाता है अंदर, अपने अंदर एक वॉर जैसा चलने लगता है, वो सब बाहर निकल के जा रहा है। तो राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ना है, बस एक वन वे प्रोसेस चलेगा, यानी सूर्य भेदन करना। सर इसमें रिटेंशन करना है, रिटेंशन 1 सब to 1 वही करना है, 1:2:1, रिटेंशन कॉमन है, वो थंब रूल सब में। तो आपने सांस ली राइट नॉस्ट्रल से, उसके बाद में होल्ड किया, होल्ड करते हुए भावना करें कि मेरे अंदर विश्व ब्रह्मांड से श्रेष्ठ विचार उतर रहे हैं और मेरा पूरा ब्रेन फिलअप हो रहा है। और जब सांस छोड़ी तो भाव किया कि मेरे जो ब्लॉक थॉट्स और इमोशंस हैं वो मुझसे दूर जा रहे हैं, जो मुझे डिप्रेस कर देते हैं, मुझे कन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं, द्वंद्व में डाल देते हैं, जो मेरे अंदर कमजोरी ले आए हैं कि मैं बस कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कैन नॉट डू वाला एटीट्यूड हो गया, आई एम एबल टू डू इट, ऐसा कॉन्फिडेंट विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, और जो लेस कॉन्फिडेंट मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है वो दूर जा रही है। इस तरह का भाव करते हुए राइट से सांस लेना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। क्लियर हो गया? सर एक चीज पूछनी है, जैसे डिप्रेशन जब होता है तो स्टार्टिंग में तो विचार ज्यादा आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इल्यूजन टाइप का, स्ट्रेस एंजाइटी, उस टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसा ज्यादा होता है, फिर उसके बाद डिप्रेशन होता है, और जब डिप्रेशन ओवरकम होता है तो भी मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेस वगैरह ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ है क्या सर? देखो स्ट्रेस एक बहुत जेनरिक टर्म है,
हम छोटी सी चीज़ को भी स्ट्रेस कह देते हैं कई बार, और आजकल डिप्रेशन भी बहुत फैंसी टर्म हो गई है। हर आदमी मुझे डिप्रेशन है या मैं एंग्जाइटी में हूँ, है ना, इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं। लेकिन मूल में अगर आप देखेंगे तो है तो सारा विचार का ही खेल ना, उसकी इंटेंसिटी है अलग अलग लेवल पे। डिप्रेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है स्ट्रेस से, नो डाउट। स्ट्रेस तो छोटी मोटी चीज़ से भी हो गया, एक पोस्टर में बैठे बैठे भी आदमी स्ट्रेस्ड हो जाता है, एक एनवायरनमेंट में बैठे बैठे भी स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो डिप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यू आर राइट कि वो एक गहरी अवस्था है जहाँ वो तनाव ज़्यादा देर तक बना रहा तो व्यक्ति अवसाद में आ गया। अब वो क्या है कि एकदम विषाद में चला गया, अवसाद से विषाद में चला गया। उसके अंदर उसको अलग अलग चीज़ें होने लगी, किसी को पैनिक अटैक आते हैं, किसी को पसीना छूटता है, किसी को ठंडा पड़ जाता है शरीर, किसी को किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अकेला पड़ वो रहने लग जाता है, निराश हो जाता है ना कि अब मेरे को कोई आशा नहीं दिख रही कहीं से। तो वो व्यक्ति अगर खाली बैठे बैठे उसको मैकेनिकली भी शुरू कराओगे कि भैया तो राइट नॉस्ट्रल से सांस ले, लेफ्ट से छोड़, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़, और धीरे धीरे फिर एफर्मेशन उसको समझाने लगो, तो धीरे उसकी स्थिति ये बन जाएगी 2-3 हफ्ते में। आप अगर क्लोज ऑब्जर्व कर सको कि उसके अंदर का ये डिप्रेस थॉट प्रोसेस कम होने लग जाएगा और वो थोड़ा सक्रियता में आ जाएगा। क्योंकि जहाँ डिप्रेशन है वहाँ सक्रियता नहीं है, निष्क्रियता है। वो तो खाली बैठ गया बस निराश होके, हाथ पाँव छोड़ के, और उसके बाद में और गहरी अवस्था में चला जाता है, तो सुसाइडल हो जाता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, किसके लिए जीऊँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। होप बहुत बड़ी शक्ति थी, होप छोड़ दी कि ना मेरे दोस्त मेरे काम आ सकते, ना माता पिता काम आ सकते, ना जीव जंतु काम आ सकते, ना समाज काम आ सकता, और तो और भगवान भी अगर कोई मिरेकल करने आ जाए तो मेरे को नहीं बचा सकता, अब मेरी इस स्थिति को ठीक नहीं कर सकता। तो इट इज़ एन एंडलेस जर्नी, ऐसा सोच के वो अपनी जर्नी को एंड कर देता है, स्थिति बन जाती है। वो डिप्रेशन का और एक्यूट स्टेट हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी जब आ जाती है कि मुझे कोई नहीं समझता, कोई मेरी सहायता करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसके अंदर आत्महत्या के विचार आ जाते हैं। और ऐसा विचार हम सब के मन में कभी ना कभी आया होगा, तय बात है, या किसी जीवन के पड़ाव में आ जाता है जब हम बहुत डिसोरिएंटेड सर होते हैं। आता है, हाँ, आता है सर। छोड़ो यार, बेकार है जीवन, क्या करना, किसके लिए कर रहे हैं सब। सर स्पेशली जब एग्जाम वगैरह खराब हो जाते थे पहले, हाँ, तब ज्यादा होता था। मतलब जैसे 12th के खराब हो जाए या ग्रेजुएशन में ज्यादा होता था, तो ये सब चीजें सर मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। पहले बहुत थॉट्स आते हैं, उसके बाद फिर वो लो फील होने लगता है। तो तू तो साहसी है जो तूने ये स्वीकार किया। हम लोग तो स्वीकार करने वाले साहस में भी नहीं लेके बैठे। नहीं तो क्या है कि हर गुरुदेव ने लिखा है बेटा, हर व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी अवस्था में जब निराशा बहुत हाथ लगती है और उसे लगता है कि अब जीवन इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसी में मैंने अपना सब कुछ प्राण प्रण लगा दिया था, समय लगा दिया था, पूंजी लगा दी थी, जो कुछ भी, अब ये तो इससे रिजल्ट नहीं आया, तो मेरा पैसा खराब हो गया, समय खराब हो गया, ऊर्जा खराब हो गई, मेहनत खराब हो गई, तो वो निराश हो जाता है। और निराश व्यक्ति के मन में ये विचार उठना कि वो अपने जीवन को अंत कर दे। और फिर गुरुदेव उसमें आगे लिखते हैं कि बेटा कुछ लोग तो मर जाते हैं। एक आंकड़ा 2015 में आया था कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है संसार में, यानी 2 मिनट हम आप बात करें तो 3 लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या मतलब उनको डेथ नहीं आई थी, ना वो बीमारी से मरे, ना एक्सीडेंट में मरे, ना किसी और तरीके से, ना नेचुरल डेथ, इट वॉज एन चोजन पाथ। लेकिन जो व्यक्ति जी रहे हैं, हम और आप, कितनी बार आत्महत्या करते हैं, अपनी आत्मा की हत्या। और जो खुद से जितना दूर चला गया, अपने आप से, अपने भीतर वाले से जितना दूर चला गया, वो उतना ही ज़्यादा तनाव में, उतना ही ज़्यादा डिप्रेस्ड। अंत में झुंझलाहट आती है कि हमने पैसा भी कमा लिया, नाम पद प्रतिष्ठा भी कमा ली, डिग्री भी कमा ली, चलो 12th में एग्जाम खत्म खराब हुआ था, ग्रेजुएशन में अच्छा कर लिया, नौकरी भी मिल गई, अब थोड़ी रो रहे हैं 12th के एग्जाम के रिजल्ट के लिए, अब जीवन ने आगे गति पकड़ ली। लेकिन आज भी हमारे पास सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे 12th के एग्जाम में गड़बड़ हुआ था, 10th के एग्जाम में गड़बड़ हुआ था, आज गड़बड़ हो जाती है, हम फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर मन में आता है कि आखिर जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और सारे अगर पैसा पद प्रतिष्ठा से, नाम सम्मान से सबकी उपलब्धि होती है तो सब खुश होने चाहिए थे, वो भी खुश नहीं हो रहे, वो भी परेशान है। बड़े बड़े एक्टर्स सुसाइड कर लेते हैं, सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेते हैं, कॉमेडियन सुसाइड कर लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर सुसाइड कर लेते हैं, कंपनी के मालिक सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला था और जिस दिशा में जीना था, वो ना दिशा में चल के हम अपने आत्मा से बहुत दूर चले गए। छल कपट, ये वो, उतार चढ़ाव करने के नाम पर हमने ये सब प्राप्त तो कर लिया बाहर, लेकिन भीतर में हम खोखले होते चले गए। तो जब वो खोखलापन आ जाता है तो फिर आत्महत्या या इस तरह के विचार ज्यादा आने लग जाते सर ये डिप्रेशन में चले जाना क्या कोई शर्म की बात है क्या? लोग ऐसे इसको बहुत ज्यादा, हैं। लोग जैसे कुछ आत्महत्या कर लेते तो लोग उनको बहुत अपने मतलब सबसे, कहते हैं कि वो कायर था, बुजदिल था, ये सब चीजें देखो, जो कहकर उसको बहुत। जिसने कर ली वो कायर था कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो उसके साथ वाले थे वो जरूर बदतमीज लोग थे, बेकार लोग थे, क्योंकि उन्होंने सहायता ही नहीं करी बेचारे को। वो उसके मित्र होके उसको छल करते रहे, उसके परिवार वाले होके उसको समझ नहीं सके कि उसने पढ़ाई के नाम पर रिजल्ट नहीं आया तो फांसी लगा ली कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझेंगे, सुसाइड नोट लिख के मर गया बेचारा।
हमारी सोच यही तो, शुरुआत में आपसे निवेदन में यही तो कर रहा था बेटा, कि जब तक हम सही समझ से जिएंगे नहीं तो ये समस्याएं आती रहेंगी समाज में, और समाज में ये समस्याएं हैं, इसके दोषी हम आप सब लोग हैं। ये नहीं कि जो चला गया वो दोषी है, वो तो बेचारा एकदम ही डेड एंड पे पहुंच गया था, उसको कोई स्थिति नहीं थी, तो उसको जो समझ में आया उसने किया ना समझी में। लेकिन उसके साथ साथी संगी परिवार जन जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके मन में क्या स्थिति चल रही है, और प्राणायाम छोड़ो, उससे प्यार के दो शब्द नहीं बोले कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम तुम्हारे हैं, दोस्त हम तेरे साथ हैं, और वो साथ सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसको महसूस करा पाते, तो वो दिक्कत में नहीं आता। बड़ा आसान है ये कह देना ये पुरानी जनरेशन के लोग हैं या ये नई जनरेशन के लोग हैं, ये हमारी सुनते नहीं हैं, ये तो बिल्कुल अलग सोचते हैं और इनका तो अलग ही तरीका है, हम अच्छे ये बुरे। ये कंपैरिजन बहुत आसान है करना कि नहीं नहीं हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अरे तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? प्रार्थना तक नहीं कर रहा इंसान बैठ के, कि 2 पल बैठ के प्रार्थना कर दे कि मेरे घर के इस व्यक्ति के साथ बेचारा फंस गया है, मेरे पास हो सकता है सहायता देने को नहीं हो उसको, या उसे मेरी शक्ल पसंद ना हो, फिर भी मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ उसके लिए। कोई शक्ति तो है जो संसार को चला रही है, उससे तो जोड़ सकता हूँ, कुछ तो करूँ। इंसान कुछ नहीं करता, हम गिव अप कर देते हैं उन पे, उन्होंने तो गिव अप कर ही रखा है, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? फिर भले बाद में बैठ के किसी को कंडेम करते रहो, वो करने से क्या होगा? वो सर अब तो काफी अवेयरनेस हो गया है, हाँ अब तो काफी अवेयरनेस हो गई है इन सब चीजों को लेकर हाँ, के। तो ये यार अभी भी 40 सेकंड से ज्यादा घर, अब तो 30 सेकंड आने वाला है। 36 सेकंड तो हमने पढ़ा था 2015 के बाद में, हर 36 सेकंड में एक आदमी सुसाइड कर रहा था। बढ़ रहा है सुसाइड रेट दुनिया भर में, कम थोड़ी हुआ है। इंडिया में 65% सुसाइड तो एकेडमिक्स में ही हो रहे हैं, 2/3 एकेडमिक पढ़ते हुए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो, IIT में हो, इधर हो, IIM में हो, सब जगह हो रहा है सुसाइड। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, कहाँ कम हुआ? बढ़ता जा रहा है। अवेयरनेस ये बढ़ रहा है कि लोग उसकी बात कर रहे हैं मीडिया के थ्रू। जैसे क्राइम पहले भी था, क्राइम अभी भी हो रहा है, रेप पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, कम थोड़ी हो गए। अब लाइमलाइट में आने लग गए, पहले पता ही नहीं चलता था ये सब हो रहा है समाज में, कोई न्यूज अखबार बैठ के थोड़ी नहीं पता चलता था। अब पता चलने लगा है, तो लगता है कि हमने बहुत अवेयरनेस फैला ली। बहुत बड़ा एक ये गैप है समाज में, हमें पूरा करना चाहिए। और सिर्फ एक ही चीज़ देनी है इंसान को, विश्वास देना है कि जीवन सदुपयोग के लिए मिला है, उसको अच्छे से जिए शानदार तरीके से। लेकिन हमने जिया नहीं होगा तो प्रमाण क्या देंगे उसको? आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ तो प्रमाण है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये आदमी कुछ कर रहा है, सही गलत जो भी है कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आप कुछ कर रहे हो उधर, मैं कहूँगा हाँ यार ये अंकिता कर रही है, उधर विकास कुछ कर रहा है, उधर ये दीप्ति कुछ कर रही है, ये मेरे मन में आएगा क्योंकि मुझे पता है ये लोग कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो फिर वो प्रमाण हो गया मेरे लिए। अब मेरे लिए भी कभी दिक्कत होगी तो मैं सोचूंगा कि कैसे हाँ यार इनसे सीखता हूँ, समझ रहे हो? तो हमें ऐसे लिविंग मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने घर घर पे। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे घर में कोई डिप्रेस्ड नहीं हो, कोई स्ट्रेस्ड नहीं हो। किस चीज़ का तनाव लेके बैठे हैं? हवा बना रखा है हमने जीवन को। छोटी सी समस्या को इतना बड़ा करके देखो, अपना आत्मविश्वास कम कर दो, क्या मतलब है इसका? मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। गुरुदेव कहते थे मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। तुम्हारी मनस्थिति क्या है, ठीक करो ना उसको। किस चीज की आवश्यकता कहाँ है, इसका मूल्यांकन तो करो। उस मार्कशीट की मूल्यांकन, वो अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप खुद कह रहे हो कि मैं 10वीं 12वीं के एग्जाम खराब हो जाते थे, हमारा हाल तो ये 10वीं 12वीं छोड़ो उससे पहले ही था। हमारे पिताजी को था खूब पढ़ाई करो, फर्स्ट आओ, फर्स्ट का सेकंड आ जाते थे तो हम स्टोर रूम में छुप जाते थे कि आज डांट पड़ेगी, खाना नहीं खाएंगे, हम छुप के रोते रहते थे। बोलो हाफ ईयरली एग्जाम में, फाइनल में भी नहीं, क्वार्टरली हाफ साल खराब हो जाएगा, कहीं एडमिशन नहीं होगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारे यही चश्मा, सब अरे तू चीजें क्या बात कर रही है? हमारी बहन जी को चश्मा लगा, 5वीं क्लास में थी वो, हाय लड़की को चश्मा लग गया, इसकी शादी नहीं होगी। इस बात से हमारे घर में तनाव था। क्या मूल्यांकन कर रहे हैं हम जीवन का, कैसे सोच रहे हैं, हमारा विचार कितना घटिया हो गया है। संकीर्ण होके जी रहे हैं हम, डरे 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 डरे, और अपना डर सबके सामने फैला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। आदमी और मंदबुद्धि होता जा रहा है, इतना विकास करके मंदबुद्धि होता जा रहा है। इसीलिए वही बात है कि पहुंचना कहाँ है ये तो देखो। आशा ठीक है, लेकिन वो भी आशा भी कहाँ लेके चल रहे हो वो भी सोचो। हमारी आशा किसमें है? नौकरी लग जाएगी तो इसको अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा, फिर वो उसको मारेगा पीटेगा, फिर वो यही हमारी परिभाषा ही गलत है ना बेटा। लड़की मंगलिक है, अभी आपको उस दिन मैंने निवेदन किया, ये कौन सा तरीका है सोचने का? ये सब संकीर्ण मानसिकता का शिकार मनुष्य ना, अपने आप को अपग्रेड करना। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से तुम नया कंप्यूटर चलाओगे, कैसे चलेगा यार? खुद को अपग्रेड तो करो, विचारों को देखो। कहीं से कोई भय तुम्हारे मन में डाल गया, तुम लेके बैठे हो और उसको जिए जा रहे हो। विद्रोह करना पड़े विद्रोह करो, सही के लिए जीना ही तो आदर्श है। आदर्शों से यही तपस्या है।
अब तपस्या वो नहीं है कि तुम कोई हिमालय पे जाके ठंडे फर्श पे बैठोगे और एक पैर पे खड़े होगे, हाथ जोड़ के खड़े रहोगे और ओम नमः शिवाय जपते रहोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। वो नहीं है अब तपस्या। तपस्या ये है, गुरुदेव कहते थे बेटा, जब तुम अच्छाई के मार्ग पर, सिद्धांतों के मार्ग पर, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ते हो, और जब कोई विरोध करता है तो बहादुरी से उसका सामना करते हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें गाली देते हैं, पढ़ाई लिखाई करके योगा टीचर बन के बैठी है, क्या कर रही है, फालतू टाइम खराब कर रही है, कुछ नहीं करती, ताना मारते हैं तुम पे, और तुम बहादुरी से उस तीर को झेलते हो अपने ऊपर। ये तपस्या है। तुम फिर भी मुस्कुरा पाते हो। जहर पीने के बाद, शिव जी के भगत हो ना तुम, तो पियो जहर और मुस्कुराओ। ये तपस्या है बेटा। तपस्या ये नहीं है कि तुमने कितना ज्यादा ये सब कर लिया और एक एक पैर पे कितना खड़े हो गए, सब इससे नहीं। आज की तपस्या ये है, ये विचार की प्रखरता से आती। इसके लिए प्राण चाहिए भाई। ये ताकत कहाँ से आएगी? हमारे पास प्राण है नहीं, हम बातें बड़ी बड़ी कर लें, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? चलें आगे या रुकें? तो ऑटो इम्यून डिजीज में तो सभी तरह के मनोविकार का आ जाएगा, बट अपन इसका जड़ या वो नहीं जान पाएंगे ना चीजें कि किस कारण से, cause there are so many things. नहीं, खुशबू जान सकते हैं ना बेटा। डायग्नोसिस के कई तरीके हैं, और सबसे अच्छा तरीका हमने कल भी निवेदन किया था, आप रिकॉर्डिंग अभी शायद नहीं सुन पाए होगे। साइमा जी ने प्रश्न पूछा था, मैंने कहा भी था कि भाई वो फिर हमें एक व्यक्ति की पूरी लाइफ साइकिल, ये वाली एटलीस्ट इस बर्थ की लाइफ साइकिल जितनी उसे याद है वो बताएगा। खुशबू को जो बचपन में थी तब उसके साथ क्या चाइल्डहुड उसका कैसा बीता, कॉलेज की लाइफ कैसी बीती, शादी के पहले कैसा जीवन था, शादी के बाद कैसा हुआ, पेरेंटहुड है तो पेरेंट से बनने से पहले क्या जीवन था, अब क्या है। हर फेज का अपना अपना लर्निंग है, अपने अपने डिमांडिंग सिचुएशंस हैं, अपनी अपनी टेंशन्स और स्ट्रेस है, और अपनी अपनी बट ऑटो इम्यून हाँ। तो एक थोड़ा बहुत देरी का स्टेज हो गया ना, तो मुझे तो लगता है सारे मनोविकार टाइप चीजें आ जाते हैं अलग अलग फेस में। देयर इज लाइक ये भी हुआ, ये भी हुआ, तब जाके और आगे हुआ, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बैड चीजें, विचार भाव सारे मनोविकार हो ही रहे हैं, तब जाके तो आखिरी स्टेज हुआ ना ऑटो इम्यून। तो रिवर्स कर दो ना, दिक्कत क्या है? समय ज्यादा लग जाएगा और क्या होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमने कैंसर की कीमोथेरेपी बंद होते हुए देखी है लोगों की, कि 8 कीमोथेरेपी लेनी थी, 4 में खत्म हो गई। ये विकास जानता है, नताशा आती थी हमारे पास, त्रिशा दीदी जानती है, रोशनी जानती है। 3-4 ओके, साउंड डीलिंग के सेशंस हुए, रिवर्स हो गया। रोग को रिवर्स करने के लिए मानसिकता चाहिए बेटा, सपोर्ट चाहिए। अगर हम किसी सेक्स विक्टिम को बुरी नज़र से देखें, अरे ये तो सेक्स विक्टिम है या सेक्स वर्कर है, तो उस बेचारी को कौन स्वीकार करेगा? उसको स्वीकार तो करो पहले। हमने अपने आप को ईगोइस्टिकली इतना बड़ा मान लिया है, हम समाज को स्वीकार नहीं करना चाह रहे। अरे हम अच्छे हैं, ये बेकार है, हम समझदार हैं, ये मूर्ख है, हम इस जनरेशन के हैं, ये अनपढ़ जनरेशन के हैं। ये तो हमारी मानसिकता है। उस वाइब्रेशन से हम किसी को क्या ठीक कर देंगे, या खुद को भी क्या ठीक कर लेंगे? तो इसलिए ठीक करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरे प्राण शक्ति को भी, विचार शक्ति को भी, भाव शक्ति को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अकेले जब खुद नहीं हो पाता तो बाहर से कोई शक्ति दे दे, गुरु हो गया, कोई हीलर हो गया, कोई ऐसा प्राणवान व्यक्ति हो गया, कोई जो आपके अंदर वो शक्ति भर दे, या कोई ऐसी विधा हो गई, कोई टेक्निक हो गई, वो भी है उपलब्ध। ये सब टेक्निक्स वही बात कर रहे हैं, यदि व्यक्ति बेमन से भी करेगा। आप देखो, स्वर विज्ञान, त्राटक विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, बंद विज्ञान और ये प्राणायाम, ये 5 तो ऐसे गिनवा दिए हमने आपको जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और कुछ में तो भाव करने की जरूरत नहीं है। चलो प्राणायाम में तो भाव की हम आपसे बात कर रहे हैं, त्राटक में कोई भाव नहीं करना, कोई विचार नहीं करना, बस एक दीपक जलाओ, देखो करके देखो 15 दिन। आदमी करना नहीं चाहता ना, दिक्कत ये है। प्राण शक्ति आएगी, उसके बाद खुद अपने आप एक चेंज प्रोसेस शुरू हो जाएगी, सब रिवर्स हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, बुरी से बुरी पुरानी बीमारियां, शारीरिक मानसिक दोनों, किसी भी कैटेगरी की, ऑटो इम्यून हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे साइकोसोमेटिक हो, किसी भी तरह की। ठीक है, ओके ओके। उसके लिए डायग्नोसिस लंबा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ फंसा हुआ है मामला। बचपन की कोई ट्रॉमा है, किसी बच्चे के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ, अब वो बेचारी या वो बेचारा 30-40 साल जीवन जी लिया, अब वो अब्यूज उसको हॉन्ट करता है, उसका मोलेस्टेशन उसको हॉन्ट करता है। अब वहाँ जाके हील करना पड़ेगा ना। हम उसको आज कितना भी ज्ञान दे लें, यहाँ सांस लो, वहाँ छोड़ो, बेटा वहाँ भी तो ले जाना पड़ेगा उसको, और उसे वो स्वीकार्य करवाना पड़ेगा, और उसको हील करके इमोशनल ब्लॉकेज निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इट्स So one more, कंप्लीट।
The one more thing is there, कितना भी पैसा हो जाए, the money can't heal the person on this ये मनोविकार related चीज. The person has to involve self healing, self help, जो भी आपने बोला, भाव कर्मों वगैरह सभी चीज से. I can see cases in my own family. तो लगता है कि अपने खुद से healing बहुत जरूरी है, to be as the only or the part with the treatment. टू एन एक्सटेंट यूर राइट. पर ये भी स्थिति सही है कि अगर सामने वाला इन्वॉल्व नहीं होना चाहे तब भी कोई टूल उपलब्ध हैं जिनको उस व्यक्ति को बस वहाँ इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पर वो व्यक्ति आपके पास है और आपको ऐसे टूल्स तब भी उपलब्ध हैं हमारी विधा में जहाँ आप उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के भी. इन्वॉल्व हो जाए तो रिजल्ट फास्ट आ जाएगा, नहीं इन्वॉल्व होता तो भी स्थिति को संतोषजनक लेवल तक लाया जा सकता है. ये नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता ना, ऐसा नहीं है. हर चीज़ का समाधान है और चुटकी बजाते होने वाले भी समाधान है. ये गुरुदेव के शब्द हैं. गुरुदेव कहते थे बेटा चैतन्य जगत में और जड़ जगत में ये अंतर है. जड़ जगत यानी मटेरियल जो वर्ल्ड है, इसमें हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म होने में एक समय लगता है. जैसे हवा से पानी बनना, पानी से वापस भाप बनना, एक समय लगेगा, एक टेम्परेचर चाहिए, एक क्लाइमेट चाहिए. लेकिन चैतन्य जगत में हर चीज़ पलक झपकते हो जाती है बेटा. दुनिया बदल जाती है पलक झपकते, उस व्यक्ति की भी और तुम्हारी भी, सब कुछ बिफोर अ ब्लिंक ऑफ एन आई कैन हैपन. तो वो क्या है कि उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी ऐसी स्थिति की जा सकती है जिसे सेटिस्फैक्ट्री कहा जा सके. और जब वो उस स्थिति में आता है तो व्यक्ति को धीरे धीरे सोचता है कि हाँ यार इनके प्रयास से मुझे लाभ हुआ है, तो वो और सरेंडरेंस भाव उसमें आने लग जाता है. पहले वो एक होपलेसनेस की स्थिति में है, वो अपने ईगो में है, कंटेंड है, शेल, उसका शेल तोड़ना पड़ेगा. हम भी तो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता. हमने तो खूब करके देख लिया, तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो एकदम क्लोज्ड घड़ा है, अब इसके ऊपर क्या पानी भराएगा, ये तो चिकने घड़े हैं, इनके ऊपर पानी रुकेगा ही नहीं. हमने ऐसी मान्यता अपनी बना ली. हमारे अंदर अगर वो संकल्प बल हो, शक्ति हो, बड़े बड़े चिकने घड़े पिघल जाते हैं. गुरु के साथ नजर मिलती है, गुरु के धाम में बैठता है आदमी, चेंज हो जाता है व्यवहार उसका. मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, छोड़ देता है अपने आप बिना किसी के कहे. क्यों भाई, किसने कहा तुमसे छोड़ने को? घर वाले सालों से कह रहे थे, जब तो तुमने नहीं छोड़ा था, तब तो तुम जस्टिफाई करते थे. अब तुम्हारे मन में ऐसा क्या भाव आ गया? कोई आपसे बड़ी शक्ति आपके सामने आएगी तब ना आप ठीक होगे. अभी हमारे में उतनी शक्ति नहीं कि हम दूसरे को कुछ कर सकें, इसलिए पहले अपना सुधार करेंगे, वही सबसे बड़ी सेवा है. अपना सुधार हो जाएगा फिर दूसरे को हेल्प करेंगे, क्योंकि उतने रास्ते तुम चल चुके होगे तो तुम्हें पूरा विश्वास होगा कि ये काम करेगा. प्लस तुम में उतनी शक्ति आ गई होगी कि तुम्हारे कहे का असर आने लगेगा, तुम्हारे आचरण का असर आने लगेगा. नहीं खुशबू कह रही है, चलो अब मान लेते हैं. उससे पहले तो हर आदमी अपनी ईगो में ना, बेटा मैं तेरी बात क्यों मानूं, नहीं मानूंगा अनलेस यू प्रूव योरसेल्फ टू बी वर्दी टू बी गेट कन्विंस्ड. मुझे लगा कि अरे खुशबू में तो ये शक्ति है भाई, ये प्राण शक्ति है इसमें, चाहे तेरे वॉइस के थ्रू हो, चाहे तेरे मैसेज के थ्रू हो, चाहे तेरे आचरण के थ्रू हो, तेरे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हो, तेरे साथ के थ्रू हो. फिर वो अलग अलग मोड्स हैं, डिस्टेंस मोड हो, चाहे ऑफलाइन मोड हो, चाहे कैसा भी हो जाता है. तो इसलिए अभी अपने ऊपर फोकस करो. आसपास के लोगों की चिंता अच्छी बात है करना, थोड़ा सा प्राण शक्ति खुद में आ जाए ना बेटा, तुम कहोगे नहीं उससे पहले लोग समझ जाएंगे कि हाँ एटलीस्ट शी इज राइट. हो सकता है उनको अपना समय लगे, क्योंकि उनकी एक बाउंड्री उन्होंने बना रखी है, शेल बना रखी है, उससे बाहर निकलने में समय लगता है, जो कि गलत नहीं है. हर एक की अपनी अपनी, अब वो समय बर्बाद होता है उनका, उसमें क्या करें. प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना में तो बहुत बड़ी शक्ति है. सच्चे मन से प्रार्थना कर दो तुम किसी के लिए, देखो फिर जादू उसके जीवन में क्या होता है, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सब चीज का समाधान है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो संसार में. पहले हमें ये विश्वास ही बदलना पड़ेगा. हमारी मान्यता है ना, अभी हमने इसको टटोल के नहीं देखा, इस मान्यता को हमें चेंज करना पड़ेगा. धीरे धीरे हो जाएगी करने से. चलिए फिर आज यहाँ रुकते हैं, 3 कल करेंगे, 3 आज कर लिए. अभी तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? आफ्टर द सेशन आई विल टेल हर. सर हाँ जी, सर क्वेश्चन था मेरा. हाँ जी बोल. सर जैसे कि प्रेगनेंसी में या पीरियड टाइम में लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उसका क्या रीजन होता है? बेटा अपान वायु है ना. देखो आप दोनों स्थितियों में देखो, अपान वायु या अपान प्राण जिसे हम कह रहे हैं, वायु शब्द क्यों यूज कर रहे हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि उसकी गति उतनी तेज है, वरना वो प्राण की बात हो रही है. अपान प्राण क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जब भी कोई चेंजेस आएंगे बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं फीमेल बॉडी में,
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उनकी संख्या 3000 गुना तक बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ने लग जाता है तो शरीर ढीला पड़ने लग जाता है ना। भैया बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये सुन प्राण मेरा, आई विल हियर रिकॉर्डिंग्स। ये सुन पाना और मेरा, अच्छा 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 ठीक है, उसको डिफिकल्ट लग रहा है तो वो बाद में सुन लेगी, ठीक है बेटा। तो सुन पाना मेरे पीछे की आवाज से तो नहीं लग रहा तेरे को, किसी और कारण से लग रहा है तो ठीक है। नहीं भैया, मैं मेरा ही एंड से हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ अभी। मैं निकल रही हूँ भैया, फिर हाँ बेटा ठीक एग्जिट मारती हूँ। है। तो और क्या निवेदन सर, करता हूँ मैं शिवी कि उस समय क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से भी ये बैलेंस चेंज होने लग जाता है, पूरा शिफ्ट आने लग जाता है। तो प्राण तत्व नीचे का बढ़ने लगता है, अपान प्राण, और वहीं सारी स्पेसिंग क्रिएट हो रही है यूट्रस में। दोनों ही केसेस में यूट्रस की सारा काम यूट्रस पे हो रहा है, चाहे वो मून साइकिल हो और चाहे प्रेगनेंसी की साइकिल हो। तो इसलिए शरीर के बॉडी ऑर्गन्स के अंदर अलग प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो गुरुदेव ने एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस लिखा। पुरुष के शरीर में ये सुविधा नहीं है डिटॉक्स की, नेचुरल सुविधा, लेकिन नारी का शरीर तो हर महीने डिटॉक्स कर रहा है। अगर वो सही तरीके से जीवन जी ले, लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा बिगाड़ ना ले, तो नारी के शरीर में तो एक नेचुरल ये प्रोविजन है कि वो डिटॉक्स कर रहा है खुद को, और सृजन करने की दृष्टि से वो जरूरी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसमें अंदर का बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन बहुत हो जाता है। तो उस वजह से जब एंडोमेट्रियम वॉल निकलती है तो यूट्रस के अंदर की, उसी को अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग कहते हैं। वो जब वॉल निकल के बाहर आती है तो ब्लड के साथ आती है। तो वो प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन की होने के नाते वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए यूट्रस को और लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, तो अपान वायु बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो फिर वो गैस्ट्रल एक फीलिंग देगी, गैस्ट्रिक फीलिंग देगी कि ब्लोटिंग हो रही है, गैस की फीलिंग हो रही है, कमर का दर्द भी उस वजह से आने लग जाता है क्योंकि वहाँ का वायु तत्व बढ़ गया। तो इसके लिए ज़रूरी है अपान मुद्रा और वायु मुद्रा का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दो। बताई भी थी, मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं इसको, अपान वायु। सिर्फ लिटिल फिंगर यूज़ नहीं हो रही है, टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है उसका थंब के रूट पे टच करा देंगे, इसे दबा देना, ये हो गया। ठीक है, तो अपान वायु मुद्रा लगाने से दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अपान वायु मुद्रा नहीं लगाई जाती। बिग थंब रूल, प्रेगनेंसी में अपान वायु मुद्रा नहीं लगाई जाती, हमेशा याद रखिए। ओनली इन द 9th मंथ, वो भी जब प्रेगनेंसी लेबर अप्रोच हो रहा हो, जो अप्रोचिंग डेट है वो आने वाली हो, तब हमें ये लगानी चाहिए। इससे लेबर ईजी हो जाता है, इससे कन्वीनियंटली बच्चे को नेचुरल बर्थ दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर पहले लगाएंगे तो अर्ली वाटर बर्स्ट होने के चांसेस आते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा ना, अपान वायु का मतलब प्रेशर बढ़ना, और प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, दिक्कत होगी। इसलिए उस समय पे अपान वायु मुद्रा 8th मंथ तक तो बिल्कुल नहीं लगानी, 9th में भी लेटर हाफ में लगानी चाहिए। ठीक है, लास्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पे लगाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। और एक क्वेश्चन और था। मैं एक लोगों को जानती हूँ, तो उनको जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसके कुछ दिन पहले उनको डायबिटीज भी है, तो उन्हें उनका जो डायबिटीज है वो बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल जितना रहता है उससे ज्यादा बढ़ जाता है, उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती है, और जैसे ही उनको पीरियड्स आता है वो फिर नॉर्मल हो जाती है। क्या बढ़ जाता है बेटा तो उनका? डायबिटीज, नहीं समझ में आया, फिर से बोल। डायबिटीज 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 बढ़ जाती है, अच्छा। तो जी। डायबिटिक अभी रिसेंटली हुई है, और जब वो उनका मून साइकिल अप्रोच होता है तो उनकी डायबिटिक कंडीशन बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब आने वाला होता है उसके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये मतलब प्रोसेस होता है, उनको काफी हाई हो जाता है उनका शुगर लेवल, और उसके बाद में जैसे ही उनका पीरियड्स आते हैं फिर वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, फिर डायबिटीज लेवल नॉर्मल चला जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल। तो शरीर में शुगर की हाँ क्वांटिटी सडनली बढ़ रही है, एक तो ये बात हो रही है, और वो मून साइकिल के पहले ही बढ़ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही बढ़ रही है। हाँ, तो जबकि उनका कहना है कि मैं डाइट में ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ जिसकी वजह से ऐसा मतलब हो रहा है। ठीक है, वही मेरा अगला थोड़ा वो चावल बोल रही थी कि वाइट राइस खा रही हूँ, तो जो है थोड़ा बहुत, लेकिन 1-2 और खाती हूँ, तो ये बोल रही थी बस। तो तूने उनसे कोई प्रयोग करा के देखे आसन या प्राणायाम के अभी तक? हाँ सर, वो करती हैं, योगा करती हैं। उनको थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो जो है उनकी कोई मसल दबी हुई है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, तो उनका राइट लेग में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है और पेन रहता है, तो वो पैर उनका उठता नहीं है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा बहुत ही वो मतलब उससे एक्सरसाइज कर पाती है, बाकी लेफ्ट लेग तो एकदम फ्लेक्सिबल है।
और सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है। कुर्सी पे बिठा के उनको मंडूकासन कराओ ज्यादा से ज्यादा, एम्प्टी स्टमक। तो मंडूकासन से तो वहाँ कराती हूँ। कुर्सी पे बिठा के करा ले, नीचे वज्रासन वगैरह में बैठना मुश्किल होगा, चेयर पे बैठ कराती हूँ के। सर, नॉर्मल सुखासन में सर भी वो बैठा के कराती हूँ। सर वो मूड स्विंग टाइप्स भी होते हैं, उस टाइम स्ट्रेस वगैरह भी बढ़ जाता है आई थिंक सर, क्योंकि बहुत लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं काइंड ऑफ। तो सर क्या स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है क्या ये? प्री नहीं, ड्यूरिंग पीरियड नहीं, बिफोर पीरियड, हाँ तो प्री ये मेंस्ट्रुअल करके। हाँ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम जो होते हैं उसमें तो ये सब होता ही है, मूड स्विंग्स वगैरह। वो तो मूड खराब होने का कारण यही है मूल रूप से कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस जब हुए तो हमने शरीर को संभाला नहीं। अगर आप देखें कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहता है फिजिकली और क्रिएटिवली, तो उसके अंदर ये मूड स्विंग्स नहीं आएंगे, तब पीएमएस नहीं होगा। पीएमएस हो ही इसलिए रहा है कि वो लथार्जिक बहुत हो गया है, आलसी बहुत हो गया है, सब अपने काम खुद कर नहीं रहा है। तो शरीर के अंदर जो हार्मोन का चेंज आया, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, उसकी वजह से उसके अंदर स्विंग्स इतने ज़्यादा आने लगे। वरना पहले कहाँ होते थे मूड स्विंग्स, कहीं नहीं होते थे। अभी हुए हैं पिछले 50 साल से लोगों को, जब से इतनी मशीन बना ली है। थोड़ा शारीरिक व्यायाम करें, खुद से अपना चलें फिरें, शारीरिक कार्य खुद करें, और थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्सर्शन लेकर आए अपने अंदर, लिटरली तो सर एक्सर्शन। इस वजह से डायबिटीज भी हो सकता है क्या, डायबिटीज भी हो सकता पीएमएस की वजह है, से? कट आउट करने से ठीक किया जा सकता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आसन की दृष्टि से थोड़ा सा दिया जाए। और दूसरा बेटा, उनको मूल बंद लगवाओ, और उड्डयन बंद और ज़्यादा मदद करेगा। उड्डयन बंद लगवाओ, जिनको डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम शिवी बता रही है, उनको उड्डयन बंद के थ्रू भी मदद मिलेगी। डायफ्राम जो दबाते हैं अपन, उड्डयन बंद आता है ना लगाना, सांस छोड़ के लगाया जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है वो करना। उड्डयन बंद कराया जाए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, 3 बंद होते हैं ना, पता है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो उनको उड्डयन बंद लगवाओ। और प्राणायाम में उनसे, अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर ना हो तो सूर्य भेदी प्राणायाम कराओ। उससे उनका जो एक्सेसिव ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ रहा है वो शांत होने लगेगा, बर्नआउट होने लगेगा। ब्लड प्रेशर तो उनका सर लो हो रहा है। तो हो रहा है ना, हाँ तो अच्छा है, अपने को दोनों फायदे मिल जाएंगे। लो को हाई करने का भी काम हो जाएगा इससे, सूर्य भेदी से, और आपका जो शुगर लेवल उनका बढ़ रहा है वो भी बर्नआउट होने लग जाएगा। ठीक है। और शुगर बढ़ने से भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं। देखो, शुगर बढ़ने से बच्चों को भी कहते हैं कैफीन, चॉकलेट्स और इस तरह का शुगर जब देते हैं तो इनके अंदर एंशियस, बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाता है थॉट ब्रेन प्रोसेस का, तो इसलिए वो भी उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। एक मनोविकार की स्थिति हो जाती है, वो भी जब लंबा चल जाता है तो विकार बढ़ जाता है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि वाटर ऑक्सीजन है, तो जब हम वाटर के अंदर रहते हैं तो क्यों हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है हमें? वाटर के अंदर होते हैं तो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, हाँ ठीक है। क्यों? वाटर में तो ऑक्सीजन है ना। हाँ नहीं, तो वो ब्रीदेबल फॉर्म में थोड़ी है बेटा। मतलब तू ये कह रही है कि खाना खाने की पूर्ति पानी कर दे, पानी की पूर्ति हवा कर दे, हवा की पूर्ति पानी कर दे, ऐसा थोड़ी होगा। सबके अपने अपने गुण हैं, अब वो तो प्रकृति से बंधे हुए हैं और उसी गुण के हिसाब से चलेंगे। तो जो शक्ति जिसमें है, जिस फॉर्मेशन में है, वो तभी दे पाएगी। हम एक्वेटिक एनिमल थोड़ी हैं। हम जिस तरह हवा के समुद्र में अभी खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, उसी प्रकार मछली पानी के समुद्र में चल पाती है। अब वो पानी का समुद्र उसके लिए जैसे हमारे लिए हवा है, वैसे उसके लिए वो है, तो आसानी से सांस ले पाती है, वो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन को ले पाती है। उसके लिए हमारे पास जो गिल्स होने चाहिए थे, जो उसमें जो फेफड़े होते हैं उसे गिल्स कहते हैं, वो है हमारे पास, है नहीं। हमारे लंग्स की बनावट अलग है। ये एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए बने, वो वाटर से लेने, उसको बाहर निकाल दोगे वो नहीं ले पाएगी। अब हम ये कहें कि मछली को भी जो है बाहर हवा में आके स्वतंत्र होना चाहिए था और यहाँ पे भी सांस ले पाती, अब नहीं बनाया प्रकृति ने, तो जैसा बनाया वैसा ही जीना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम स्टूपिड क्वेश्चन था, बट मतलब क्योंकि बहुत सारे जो मतलब सन्यासी वगैरह रहे हैं, योगी लोग, वो वाटर के अंदर भी प्राणायाम कर रहे हैं, करते हैं पानी के काफी अंदर देर भी तक। प्राणायाम नहीं करता, प्राणायाम की शक्ति से पानी के अंदर में बिना सांस लिए रह लेते हैं, ये स्थिति होती है। पानी के अंदर जाके सांस नहीं लेते वो, सांस वो भी नहीं ले पाएंगे। जैसे कई मिस्ट्री मैन करके आजकल कई सारे ओके, लोग ब्रीथ होल्ड करके बैठते हैं। भाई सांस रोक के ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में चले गए अंदर और बैठे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं और लोग उनके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। 6 मिनट बैठे हैं, 10 मिनट बैठे हैं, 5 मिनट बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो पानी के अंदर सांस थोड़ी ले रहे हैं। सांस तो उनको जब लेनी है तो वो बाहर ही आएंगे और तब एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचेंगे। पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता थोड़ी पैदा हो गई उनके अंदर, वो तो जो प्रकृति ने दिया है उसको, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते ये कर लिया कि हम बिना सांस के रह लिए काफ़ी देर तक। ठीक है,
जो आपका कुंभक का रिटेंशन है 1:2:1, उन्होंने उसको खूब खींच लिया ऊपर तक और रोक लिया, लंबी देर रोक रहे। हम लोग, मैं अभी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ एक कंपनी के साथ में, वो एड्स की दवाई बनाती है दुनिया भर में। उनमें एक प्रैक्टिशनर आती है, वो उनकी डायरेक्टर हैं, गैबी चाइबान। अब वो जब सांस रोकती है, मतलब 2-2.5 मिनट तक तो ऐसे मूर्ति बन के बैठी रहेगी। मैंने कई बार स्टॉप वॉच से देखा है, क्योंकि यार मेरा ये वीडियो रुक गया या इंटरनेट रुक गया, और वो गैबी जो है वो इतना लंबा रिटेंशन है उसका, 2-2.5 मिनट तक का कर लेती है आराम से। वो लोग की स्विमिंग का अभ्यास बहुत होता है बचपन से ही, तो वो बोले हम तो पानी के नीचे जाते हैं 2.5-3 मिनट तक आराम से रहते हैं। हम लोग डुबकी लगाते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड बाद बाहर आ जाते हैं। क्षमता है ना ये तो अपने अपने बेटा। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने गिल्स डेवलप कर ली और पानी के नीचे सांस ले पा रहे हैं। सांस नहीं ले पा रहे, सांस रोक के पानी के नीचे। प्रकृति का उल्लंघन इतना नहीं कर ले इंसान। ठीक है। तो एक क्वेश्चन, जैसे कल आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बता रहे थे, ईड़ा को ईड़ा क्यों कह रहे थे और पिंगला को पिंगला क्यों कह रहे हैं, ये तो समझ में आया। तो सुषुम्ना सॉरी, सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला का मिलन है। जब दो शक्तियां मिलती हैं, ठंडी और तो गर्म। सुषुम्ना ही क्यों कहते हैं, मतलब कि कोई और क्या रीजन है उसके नाम के पीछे? सुषुम्ना जहाँ पर ऊष्मा, दो अलग अलग स्तर की ऊष्मा यानी गर्माहट, एक ठंडक और एक गर्माहट, चंद्रमा की ठंडक और सूर्य की गर्माहट। तो इसमें ऊष्मा तो है ही ना, दोनों हीट ही हैं। एक रिलेटिवली कोल्ड है और एक रिलेटिवली हॉट है, इतनी सी बात है तो दोनों हीट ही, टेम्परेचर ही तो है दोनों, एक कम और एक ज़्यादा, इसलिए ठंडा गर्म कह रहे हैं। तो जब दो डिफरेंट लेवल के टेम्परेचर, फिजिक्स की भाषा में टेम्परेचर, हिंदी में ऊष्मा, जब दो अलग अलग लेवल की ऊष्मा शक्तियाँ, और ये सिर्फ थर्मल टेम्परेचर नहीं है, ये प्राण शक्ति है, ये गहरी बात है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगी और बराबर हो जाएंगी, तो इनकी क्या स्थिति बनेगी, दोनों का टेम्परेचर बराबर होने से। तो सु शब्द जब जो लगता है वो जैसे सुविचार है ना, सुयोधन, दुर्योधन का नाम जो पैदा हुआ था तो सुयोधन रखा गया। अब कोई कौन रखेगा दुर्योधन नाम, वो तो दुर्बुद्धि हो गया, इसलिए दुर्योधन कहलाया। तो सुयोधन या सुमति है ना, कुमति सुमति, सु अक्षर हिंदी में जब लगता है बेटा तो वो इसलिए लगाया जाता है कि सु का मतलब पॉजिटिव। तो जब दो ऊष्माएं आपस में मिलके एक पॉजिटिव शक्ति को जन्म दे रही हैं। अच्छा, ये दो ऊष्माएं क्या है, एक गर्म और एक ठंडी, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, एक पुरुष और एक प्रकृति, इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर हर जगह देखें तो यही हो रहा है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से सृष्टि बन रही है, पुरुष और नारी के मिलन से सृजन हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर एक नई शक्ति पैदा होनी है, जब कभी भी सृजन करना होगा तो हमें दो का मिलन कराना पड़ेगा, दो के मिलन से कुछ नया बनेगा। तो एक गर्म और एक ठंडी, दोनों में ऊष्मा है, और दोनों की ऊष्मा से एक अच्छी शक्ति पैदा हो रही है जो मनुष्य की प्राण शक्ति को बढ़ाते हुए उसकी कुंडलिनी को जागृत कर रही है और नीचे से ऊपर उठ रही है। इसी को सुषुम्ना कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में आजकल ये कहा जा रहा है, इसका नियर अबाउट, कि जैसे मनुष्य के अंदर ये योगी लोग सुषुम्ना की बात करते हैं, तो विज्ञान अपनी भाषा में तो योगियों को अलग मानता है ना। रिसर्च करके कह रहे हैं कि एक होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, यानी सेरिब्रो यानी ब्रेन, स्पाइन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया सारा मिला के। यहाँ से फ्लूइड नीचे की तरफ चला जाता है, टेल बोन की तरफ, और वहीं रह जाता है जीवन भर किसी भी मनुष्य का। लेकिन यदि अब ये एक हाइपोथेसिस विज्ञान लेके आया है आज, मेडिकल साइंस, और उस पर काम कर रहे हैं बहुत मल्टीपल रिसर्चेस, कि यदि इस CSF को यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को किसी तरीके से ब्रेन में वापस पहुंचा दें, समझना बात को, स्पाइनल कॉर्ड में नीचे एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को किसी तरह से ऊपर पहुंचा दें, किसी तरह से इसलिए क्योंकि नेचुरली पहुंचेगा नहीं, मशीन अभी विकसित हुई नहीं, टेक्निक मैकेनिकल कोई विकसित हुई नहीं, तो क्या होगा, बोले यहाँ आ जाए तो ब्रेन सारी बीमारियां ठीक हो जाए। ये उनका हाइपोथेसिस है, यानी उनकी एक संभावना उन्हें मिली है, तो उस पर शोध कर रहे हैं। अब वो तभी पब्लिश करेंगे जब दवाइयाँ वाली कंपनियां अच्छी से प्रॉफिट बना लें, वरना उनकी बंद हो जाएगी दुकानदारी, इसलिए अभी तो आएगी नहीं रिसर्च। लेकिन हमारे ऋषियों ने, जिन्हें हम रिसर्चर्स ही कहते हैं पुराने समय का, उन्होंने ये तो रिसर्च करके बता दिया कुंडलिनी शक्ति का जागरण क्या है। नीचे से ऊपर अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे और जो मूलाधार में बैठी हुई शक्ति है उसे यहाँ तक ले आएंगे, जागृति हो जाएगी। इसी को जागृति कह रहे हैं, इंग्लिश में अवेकनिंग कह रहे हैं, है ना, रियलाइजेशन कह रहे हैं। तो नीचे से शक्ति को ऊपर उठाना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कुंडलिनी शक्ति कह दिया हमारे ऋषियों ने। तो सारी चीजें मेल खा रही हैं आज। अब ये उसका नियर अबाउट है, नियर अबाउट इसलिए कह रहा हूँ मैं कि एकदम सापेक्ष है कि नहीं मालूम नहीं, अभी उसके समकक्ष है कि नहीं मालूम नहीं, तो भाई अभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही कुंडलिनी शक्ति है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये हाइपोथेसिस, ये संभावना कि इसको ऊपर ले आए अगर, तो एल्जाइमर डिजीज है, ऑटिज्म है, इन सब की बीमारियों के इलाज अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए। डिसलेक्सिया है, डुअल सिंड्रोम है,
आप कभी भी गूगल करके देखो, कहेंगे हमें इसका रीजन नहीं पता लगा इसलिए आज तक किसी दवाई नहीं बनी। कराओ आप प्राणायाम उनसे, कराओ मूल बंद, देखो कुंडलिनी शक्ति कैसे नहीं जागती। अरे भयंकर जागती है, तो बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं है कुंडली शक्ति जाना, ये तो हुआ है। आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ने का मतलब ये मूलाधार चक्र आपको बताया भी था प्राण शक्ति का केंद्र है। आप मूल बंद लगाइए, लेकिन दिक्कत क्या है, अब हमें सोचेंगे कुंडली शक्ति 1 महीने में जगा लें, तो हम फटाफट करने लगेंगे तो हमारी वासनाएं जाग जाएंगी। मैंने आपको बताया था वो गजेंद्र मोक्ष की कहानी। इसलिए गुरु के सानिध्य में, एक सही गुरु आपको मिले, उसके सानिध्य में जब आप धीरे धीरे जिस डिसिप्लिन को कहा जाता है वो करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है पंचकोश साधना में, आप लोगों को पंचकोश शायद पता होंगे, अन्न में से आनंद में 2-2 साल की साधनाएं बताई हैं, और दावा किया है कि लेखक इस बात का वचन देता है, यहाँ तक कह दिया कि यदि जैसा कहा जा रहा है वैसा कोई व्यक्ति 10 साल कर ले तो ईश्वर साक्षात्कार हम करा देंगे, खत्म। लेखक की ये वचन है कि जैसा कहा जाए वैसा करते जाएं। अगर 10 वर्ष, क्या आप और हम 10 वर्ष देना चाहेंगे जीवन के भगवान से मिलने के लिए? ना, हम 10 साल दे देंगे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उनकी स्कूलिंग कराने के लिए, फलाना के लिए, ठिकाने के लिए। हम संसार के लिए घड़ों आंसू बहा लेंगे, भगवान के लिए थोड़ी बहाएंगे। ठाकुर रामकृष्ण प्रसन्न यही तो कहते थे। तुम भगवान को पाना ही कहाँ चाहते हो? फिर क्वेश्चन करते हो भगवान है भी कि नहीं। अरे है, चलो आओ बैठो, जैसे बता रहे हैं वैसा करो। पढ़ाई करी थी 16 साल, तब जाके डिग्री मिली थी कॉलेज की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। बचपन से लेके पढ़ते रहे। अब कम से कम इसकी कुछ दिन तो पढ़ाई करो, कुछ दिन तो साधना करो। वो हम करते नहीं। बोल वचन है, हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो सीधी बात है। ना बोलने वाले में शक्ति, ना सुनने वाले में। दिक्कत ये है, ना वक्ता में ना श्रोता में। हम में से जो कर ले जाएगा उसका जीवन बनता चला जाएगा। देखने वाला कहेगा अरे ये कैसे कर लिया आपने, ये साहस कहाँ से आ गया इनके पास। यही तो कुंडलिनी शक्ति का साहस है ना बेटा। तो हो जाता है, सब कुछ है। और बायोलॉजी उसको सब कंफर्म कर रही है, सारी चीजें साइंटिफिक हैं। कुछ भी चक्र उठा के देख लो, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उठा के देख लो, मेरिडियंस उठा के देख लो, सारी चीज है ना। आखिरी बात ले लेते हैं। सुमन महंगी लिखा है डिप्रेशन वाला मेडिटेशन में बैठ नहीं पाता, उसको सर दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों सर? वो बेचारा पहले इतने वजन लेके बैठा है ना डिप्रेशन वाला व्यक्ति। अर्जुन जैसा डिप्रेशन थोड़ी है जो ज्ञान मिल जाए और तुरंत ठीक हो जाए, उसको समय लगेगा। आप उसे सिंपल कराओ, उससे पहले सांस लेना और छोड़ना शुरू करो। कोई नॉस्ट्रल बंद मत कराओ। गुरुदेव ने एक प्राणाकर्षण लिखा है, एक प्राणायाम लिखा है, प्राणाकर्षण प्राणायाम। हकीकत मानो आप लोग, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें जानना चाहते हो इसलिए आपको बता रहे हैं। वरना हमने वो जो खुशबू कह रही थी ना, वही बात है। जब काउंसलिंग या कंसल्टेशन देते हैं तो उसमें हम सिंपल कहते हैं सिर्फ प्राणाकर्षण प्राणायाम, मूल बंद, त्राटक। 3 चीजें तो कोई भी समस्या लेके आ जाओ, करनी है। धीरे धीरे पेडिग्री खा लिए। पेडिग्री किसको चाहिए भाई? हाँ, एक क्या एक मूलबंद। मूलबंद के लिए शिवानंदा जी ने लिखा, स्वामी शिवानंदा जो चिन्मयानंद जी के गुरु थे, चिन्मयानंद मिशन जिनका है, उनके दीक्षा गुरु थे शिवानंदा जी ऋषिकेश में। उन्होंने लिखा है मूल बंद पे पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है मूल बंद तो हम मास्टर की कहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान मूल बंद में है। कैसे करना है बंद कल बात कर लेंगे आराम से। और एक बात लिख दी उन्होंने, 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, और तीनों को साथ में लगाते हैं तो महाबंद हो जाता है। सही कह रहा हूँ? योग के सब प्रशिक्षक लोग बैठे। ये बंद, 3 बंद जिनसे हम ग्रंथि भेदन करते हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि की, ये 3 बंद जो हैं, जितना सारे आसन, लगभग 84 आसन हम लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं, 70, 72, 74 ऐसा कुछ है नंबर, मतलब 70 से 80 आसन, 100 आसन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कितने आसन कर लेंगे एडवांस वगैरह सब मिला के? सारे आसनों का जो फल एक शरीर को मिल सकता है, वो फल एक तरफ, यानी फायदा एक तरफ, और 3 बंद का फायदा एक तरफ। इतने भारी हैं 3 बंद, इतनी शक्ति है। ये शिवानंदा जी कह रहे हैं, योग गुरु हो गए तो बहुत अच्छे, मुंगेर स्कूल वगैरह सब एस्टेब्लिश कर गए। जो ऐसे लोग कह रहे हैं कि बंद में अकेले में इतनी ताकत है कि अगर आप बंद रेगुलर करते हैं तो आसन कोई न, जितना आसन का बेनिफिट है उतना ही बेनिफिट, वैल्यू बता रहे हैं, आसन को कम नहीं बता रहे, लेकिन बंद की कीमत कितनी है ये समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम करेंगे तो मिलेगा यार, कुछ ऐसी बात नहीं। तो आप मूल बंद देखो, त्राटक देखो, और प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम क्या है? सांस लेना है, सांस छोड़ना है, जितना रोक सको उतना रोको सहजता से। कोई 1:2:1 कुछ नहीं, ध्यान रखना। सिर्फ नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, और भाव करना है। सांस लेते हुए दिव्य प्राण भीतर, दूषित प्राण बाहर। जो भी समस्या है वो बाहर। शरीर का दर्द है तो, मन का परेशानी है तो,
उस पर फोकस करो बस और भावना करो। सांस लेते हुए दिव्य प्राण सूर्य का दिव्य प्रकाश कह सकते हो, दिव्यता कह सकते हो, मेरे अंदर आ रही। और उसके बाद सांस छोड़ते समय बाहर जा रही। शरीर में जहाँ दर्द है, घुटने में दर्द है, भावना करो सांस के माध्यम से प्राण में अंदर खींच रही हूँ, मेरे राइट नी में जा रहा है, और जब सांस छोड़ रही हूँ राइट नी का दर्द बाहर जा रहा है। देखो, विजुलाइज करो जाते हुए, शक्ति को भीतर खींचो तो सही, कनेक्ट करो तो सही उसके साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, और साथ में संगीत चल रहा है, साथ में घर का खाना चल रहा है, कहीं सीटी बज रही है कुकर की, कहीं कहीं बेल बज गई। अब ऐसे तो हमारा प्राणायाम हो रहा है, इसमें तो हम ध्यान कर रहे हैं। कौन सा ध्यान हुआ? ऐसे थोड़ी मजा आएगी। पूरी लगन के साथ में करेंगे तब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कल बात आगे बढ़ाएंगे, तो आपको बंद वगैरह भी बता देंगे, त्राटक भी बता देंगे, मुद्रा भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे वो जो 10 मेन नाड़ीज होती हैं उनके बारे में जानना है, मतलब कल परसों जब फ्री होगा बता दीजिएगा। ऊपर काम कर ले यार, 10 नाड़ी जान के क्या करेगी? बता भी दिया तो क्या हो जाएगा? 3 नाड़ी के ऊपर काम कर ले, बहुत है, ईड़ा पिंगला में ही सब हो जाएगा। अगर 10 नाड़ी महत्वपूर्ण होती तो हमारे योग गुरु हमें 10 सिखा रहे होते। अच्छे अच्छे बिहार में, मैसूर में, कहीं भी चले जाओ आप, जहाँ प्रतिष्ठित स्कूल हैं, जिनकी लेगेसीज हैं, लीनियज हैं, 3 नाड़ी पे ही काम करा रहे हैं। क्यों? उन्हें भी पता है कि 10 नाड़ी संभालना मुश्किल है। अभी 72,000 में से पहले 10 करी। अब जैसे उपनिषद है, 108 उपनिषद, उसके बाद 10 उपनिषद, उसके बाद 3 उपनिषद पढ़ लो। इतना तो पढ़ लो कम से कम, नहीं तो ब्रह्म सूत्र पढ़ लो, है ना? ऐसे ही बात है, स्क्रिप्चर्स में भी बात आती है, वैसे ही यहाँ की बात भी है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बेटा सीधा नियम है। ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर भी लेंगे लेकिन होगा नहीं कुछ। तो 3 पे कमांड कर ले और फिर बोल के भैया अब 3 हो गए, 7 बताओ। और सुषुम्ना पे तो कमांड वैसे ही कर लेगी, तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और नाड़ी की। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों बहुत दूर है सर। बाकी 7 मिलके सुषुम्ना नहीं जगाएंगी। सुषुम्ना सिर्फ ईड़ा और पिंगला के मिलन से जगेगी, तो बाकी 7 का क्या करें? बता, सहायक है। सर कुछ तो रीजन होगा तभी तो है, वरना होती ही तेरी नहीं। प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती करा रहे हैं, तो फिर तू कलेक्टर पे बैठी है कि मेरे को कलेक्टर से भी जान पहचान कराओ। जब प्राइम मिनिस्टर का तेरे पास डायरेक्ट नंबर है, तो क्या करेगी कलेक्टर से बात करके? प्राइम मिनिस्टर करेगा ना कलेक्टर को। तूने फोन लगाया, प्राइम मिनिस्टर तेरा मित्र है, वो करेगा, सीएम को भी फोन करेगा और कलेक्टर को भी काम करवाएगा तेरे लिए। तो तू पहले 3 नाड़ी तो संभाल ले। वो तो इतने फास्ट मूविंग लाइफ में बेटा, ये 10 चीजें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए, किसी के लिए भी। और जो अभ्यास करने वाले योगी जन है, गुरुजन है, वो भी 3 में ही सब खेल कर गए। तो क्या आवश्यक है हमें फिर 7 के अंदर घुसने का? इन्फॉर्मेशन लेना और दूसरों को बताने के लिए करना हो तो कर लो, बोलेगी तो अलग से बैठ लेना मेरे साथ, उसके लिए अलग से बात कर लेंगे। तो ये भी तो सामूहिक सबके लिए चल रहा है ना बेटा। तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाए जिसमें सबका लाभ है। इसमें सबका लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। फिर भी तू कहेगी मैं तेरे को लिस्ट वो भेज दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वॉइस नोट भेज दूंगा, नाम भेज दूंगा और उसके प्रयोग भेज दूंगा, उसमें क्या है? कोई बड़ी चीज थोड़ी। हाँ थैंक यू। हाँ, आज का शांति पाठ करते हैं बेटा, शेष बात कल करेंगे, है ना? शरीर स्थिर कर लो, नेत्र कोमलता से बंद, मनी मन गुरु सत्ता को प्रणाम, जिनकी असीम अनुकंपा से आज का ये अध्ययन, ये सीखने का क्रम संभव हो पाया। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें। राम राम, थैंक यू। कल मिलते हैं, है ना? थैंक यू सर।